So, hello and welcome to Blade Ladder. I'm Sudhanshu and today we will be having a new video. एक नई वीडियो है, कोई वन शॉट लेक्चर नहीं है. ये बेसिकली एक वीडियो है जिसके ऊपर आप लोगों की बहुत डिमांड्स आ रही थी. तीन वीडियोस है, तीन प्रकार के वीडियोस है जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं. एक तो सर आप जितने भी इम्पोर्टेंट मैप्स हैं उनको कवर करा दो. इम्पोर्टेंट मैप्स हर एक चैप्टर में, जिस चैप्टर में मैप नहीं है, लाइक किनशिप कास्ट एंड क्लास एक चैप्टर है उसमें मैप नहीं है. लाइक एक चैप्टर आपका सूफिज्म के ऊपर है उसमें मैप बहुत कम है. तो इम्पॉर्टेंट मैप्स आप करा दो. देन इम्पॉर्टेंट सोर्स, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट सोर्स, कौन कौन से सोर्स इंपॉर्टेंट है एंड सोर्स में से कैसे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं. बिकॉज यू आर मेकिंग सैम्पल पेपर तो आपको तो पता ही होगा कि सोर्स में से कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं. वैसे जब मैंने सोर्सेज पढ़ाया था अपने चैप्टर्स में भी एंड एमसीक्यूज में भी, तो वहाँ पर मैंने बताया आपको कि सोर्सेज में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं पैसेज वाइज कंप्रिहेंशन के तौर पे, एंड इनडायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा एक थी भाई जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं. बिकॉज हमने देखा है ये जो आपका एग्जाम होने वाला टर्म 1 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी या कैरेक्टर, ये जो आपका टर्म 1 होने वाला है उसमें तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, 3 से 4 क्वेश्चन हर एक सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी हमने देखा एंड किसी भी पब्लिशिंग हाउस के सैम्पल पेपर में अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड पूछे गए थे. मतलब आपके सामने कुछ कैरेक्टर का क्लू दिया गया था. जैसे हमने सैम्पल पेपर में देखा था द्रोणाचार्य से रिलेटेड 2 क्लू था कि ही वॉज द टीचर, ही वॉज द गुरु ऑफ कुरु प्रिंसेस, मतलब कुरु राजकुमारों के ये गुरु थे. एंड ही रिफ्यूज्ड एकलव्य टू टीच आर्चरी, वो उनको आर्चरी नहीं सिखाते हैं. तो ये 2 क्लू से आपको पता लगाना था कि किस कैरेक्टर की बात की जा रही है यहाँ पे, किस चरित्र की बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है. तो हमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में भी बताओ. इससे जुड़ी हमने एक सीरीज शुरू की थी आज से 3-4 महीने करीब पहले, पीपल यू मस्ट नो करके. हम लोग एक शॉर्ट्स डालते थे यूट्यूब पे. आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी था, पसंद भी किया था, लेकिन एक कंप्लीट वीडियो इस पे लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी. तो here we have made the complete video on all the important personality related to all the chapters. जितने भी चैप्टर्स हैं आपके 6 चैप्टर कुल मिला के 1, 2, 3, 4, छठा और 7वां, इन 6 चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है, जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है. आई एम टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिनके बारे में आपके किताब के मेन टेक्स्ट बुक में दिया गया या सोर्स में दिया गया. जो भी हरे कलर के बॉक्स में या ग्रीनिश ब्लू कलर के बॉक्स में या पिंक कलर के बॉक्स में चीज़ें दी गई है उनको हमने इंक्लूड नहीं किया है. हाईली एग्जाम फोकस्ड होगा ये कंटेंट, हाईली एग्जाम सेंटर्ड होगा ये कंटेंट. तो हम लोग इस वीडियो में जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, चाहे आपके पहले चैप्टर से रिलेटेड हो, दूसरे चैप्टर से रिलेटेड हो, तीसरे चैप्टर से रिलेटेड हो, उनको पढ़ने वाले हैं. शुरुआत करेंगे हम लोग पहले चैप्टर से, दैट इज ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स. एंड हम लोग जो भी कंटेंट पढ़ेंगे, जो जिन भी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले आपको कुछ क्लूज दिए जाएंगे. जितने भी लोग प्रीमियर होते वक्त देख रहे हैं, जितने भी लोग वीडियो जब अपलोड हो चुकी है तब देख रहे हैं, उनका काम क्या है, मैं पहले आपको कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा. मैं पहले आपको कैरेक्टर के बारे में क्लूज दूंगा, आपको खुद नाम बताना है, उसके बाद तो मैं नाम बताऊंगा ही. तो यहाँ पे हमारा जो पहला कैरेक्टर इन द सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रिलेटेड टू द फर्स्ट चैप्टर, उससे रिलेटेड कुछ क्लू है. फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. हमने जब आपको एमसीक्यू सेशंस करवाए थे उसमें बहुत बार हम लोग जब आइडेंटिफाई द कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करते थे तो हम लोग ही और शी का इस्तेमाल कर देते थे. ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर, शी वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर. बट एग्जामिनेशन में ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी क्योंकि वो जितना ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर सके उतना करेंगे कि ये कौन सा जेंडर है. जब हमने आपको ये बता दिया तो आप ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो. तो वो वहाँ पे जेंडर जनरली स्पेसिफाई नहीं करेंगे. तो यहाँ पे सीधा दिया हुआ फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, एंड ही वॉज अनसक्सेसफुल टू एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स. की हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स जब उन्हें मिले, हड़प्पन मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ जब उनके पास पहुंची तो वो उनकी महत्वता को पहचानने में नाकामयाब रहते हैं, वो उनको इग्नोर कर देते हैं. तो हु वाज दैट पर्सन? सबको पता है कि फर्स्ट डीजी कौन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. उन्हीं को हम लोग फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं. तो करेक्ट पर्सनालिटी विल बी अलेक्जेंडर कनिंघम. आप तस्वीर पे उनकी, आप स्क्रीन पे उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं. तो ऐसा करके आपको हर एक कैरेक्टर का जवाब देना. ऐसे पहले आपके सामने क्लू आएंगे 2 या 3, जनरली 2 से 3 के बीच रहेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं. ऐसा नहीं कि 4 क्लू दे देंगे क्योंकि वो लोग अब सेक्शन बी में पूछ रहा है तो उतना ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन होना चाहिए जितना ही डिजर्विंग है.
नाउ अगली जो हमारी पर्सनालिटी है उससे रिलेटेड क्लू है, फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। ये पहले पेशेवर आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पढ़ाई करी थी एंड आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पे अलग अलग देशों में काम भी किया था। एंड पता नहीं कौन थे ये, ही और शी, कौन सा जेंडर इनका। देन इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन इन 1924। 1924 में ये दुनिया को बताते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में ऑफिशियली कि ये एक सिविलाइजेशन है, ये एक सभ्यता है। तो वी ऑल लो कि 1924 में अनाउंसमेंट किसने करी थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की, कि हमने इस सिविलाइजेशन को खोज निकाला है एंड प्रोबेबली ये जो है मेसोपोटामिया के कंटेम्प्रेरी तो है ही है, प्रोबेबली उससे पुराना भी हो सकता। तो ही वॉज सर जॉन मार्शल, जो कि हमारे ASI के DG थे, एंड ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू बी द DG ऑफ ASI। नाउ द नेक्स्ट पर्सनालिटी, उससे रिलेटेड कुछ क्लू। अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया इन 1944। 1944 में इनको DG बनाया गया। DG मतलब डायरेक्टर जनरल। नोन फॉर हिज स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटिग्राफी। इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी, एक साइंस होती है, हमने स्ट्रैटिग्राफी से रिलेटेड बहुत बार चर्चा करी है अपने वीडियोज़ में कि भाई जब खुदाई करते हैं, हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं तो सीधे हॉरिजॉन्टली नहीं खोदा जाता। एक हॉरिजन में जितने अगर हम हॉरिजॉन्टली खोदेंगे तो एक लेयर में भी कितने सारे सब लेयर्स होते हैं जो कि अलग अलग टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं। फॉर दैट स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटिग्राफी विल बी नीडेड, ताकि हम लोग अलग अलग टाइम पीरियड के आर्टिफैक्ट्स को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकें। तो इस चीज को किसने इंप्लीमेंट करा था? मॉर्टिमर व्हीलर। अगर पूरा नाम कहें तो REM, रॉबर्ट मॉर्टिमर व्हीलर, जो कि मिलिट्री बैकग्राउंड से थे, बहुत डिसिप्लिन थे एंड बहुत सारे लोगों को इन्होंने निकाला भी था। ये बहुत फेमस है कि ASI में जब ये आते हैं DG के तौर पर 1944 में आते हैं, जब आमतौर पर ब्रिटिशर्स जाने वाले थे, तो ये बहुत सारे लोगों को हटाते भी हैं जॉब से। बहुत सारे लोगों को या तो अगर हटा नहीं पाते तो उनको रिस्पॉन्सिबल पोजीशन से हटाते हैं, उनको नीचे करते हैं, उनको डिमोशन करते हैं, ताकि ये इनका फोकस मेन था कि जितनी भी चीजें अभी तक नहीं हो सकी है उनको किया जाए। एंड बहुत बड़ा रोल इनका वहां पे है पार्टीशन के वक्त में। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो अब कौन से म्यूजियम किसके पास जाएंगे, कौन सी जो प्रिजर्व्ड चीजें हैं वो किसके पास जाएंगी, उनके बंटवारे में इनका बहुत बड़ा रोल है। अगला जो हमारा पर्सनालिटी है उससे रिलेटेड कुछ क्लू। एंड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, ये एक भारतीय पुरातत्वविद है एंड इन्होंने हड़प्पा को खोदा था 1920-21 में एंड रिकवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कलाकृतियों को इन्होंने रिकवर किया। तो वैसे तो हड़प्पा की खुदाई बहुत लोगों ने करी थी, बहुत लोगों ने, बट एक आदमी की खुदाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको बहुत अहम आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियाँ मिली थी जो कि सर जॉन मार्शल तक पहुंची। उन्होंने रिसर्च करके इसको वेरीफाई किया कि दिस इज अ साइन ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन, नॉट न्यू सिविलाइजेशन, ये हमारे लिए न्यू है बट है तो बहुत पुरानी। तो दैट पर्सन वॉज दयाराम सैनी। दयाराम सैनी 1920-21 के दौरान हड़प्पा को खोदते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स ये कलेक्ट करते हैं। फिर अगली जो हमारी पर्सनालिटी है, एन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, ये भी एक भारतीय पुरातत्वविद है एंड इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई करी थी 1922 में एंड बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स इनको भी मिले थे जो कि हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स जो कि दयाराम सैनी को मिले उनसे बहुत सिमिलर थे। तो एंड ये भी चीज़ें अगेन हमने किताब में पढ़ा कि जॉन मार्शल के पास पहुंची, दयाराम सैनी ने खोजा वो, एंड इस महानुभाव ने जो चीज़ें खोजी वो भी वहाँ तक पहुंची। एंड जॉन मार्शल दोनों ही चीज़ों को देखते हैं, मेसोपोटामिया से कंपेयर करते हैं, अपने जो भी आर्कियोलॉजिस्ट फ्रेंड्स थे उनको कॉल करके, उस जमाने में कॉल तो नहीं होता था, फैक्स और टेलीग्राम वगैरह होता था, तो वो करके, आज का टेलीग्राम नहीं, उस जमाने में जो टेलीग्राम होता था वो करके उन्होंने पता लगाया। तो ही केम टू द कंक्लूजन कि ये एक बहुत पुरानी, बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक पार्ट है। सो किसने मोहनजोदड़ो की खुदाई करी थी? तो दैट वाज राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी की मोहनजोदड़ो की खुदाई एंड दयाराम सैनी की हड़प्पा की खुदाई वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन फाइंडिंग दिस सिविलाइजेशन। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने करी बट इनके जो आर्टिफैक्ट्स थे वो बहुत क्लियर एंड बहुत ज़्यादा स्पष्ट थे ताकि जॉन मार्शल अच्छे से कंक्लूजन पे पहुंच पाए। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट पर्सनालिटी हमारी, उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा है, एक किताब हो सकती है, एक रिसर्च पेपर हो सकता है जो कि उन्होंने पब्लिश किया हो, एक आर्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर। उसका टाइटल है, उस टेक्स्ट का टाइटल है द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो। एंड उन्होंने इस चीज़ का खंडन करा है कि मोहनजोदड़ो में कोई मास डिस्ट्रक्शन जो आप लोग सोच रहे हैं कि वॉर हुआ था, इन्वेजन हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ होता तो हमें योद्धाओं के साइन मिलते, हमें वेपन्स मिलते, हमें लड़ाइयों के अवशेष मिलते, हमें ऐसे मुर्दे ज़रूर मिले जिनको जख्म है खुद कुछ, लेकिन ऐसे ज़्यादा मात्रा में मुर्दे नहीं मिले कि वी केम टू द कंक्लूजन कि हम लोग इस कंक्लूजन पे आ जाए कि यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई थी, यहाँ पे आक्रमण हुआ था, इन्वेजन हुआ था। तो हमने देखा था कि जहाँ पे मॉर्टिमर व्हीलर इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे कि ऋग्वेदिक इन्वेजन, जो ऋग्वेदिक गॉड है इंद्र, उन्होंने इन्वेड किया होगा, ये थ्योरी जो आर्यन इन्वेजन की निकलती है, उसको डिफ्यूट किसने करा था? जॉर्ज डेल्स नाम के एक व्यक्ति हैं, GF डेल्स हिस्टोरियन। उन्होंने कहा कि जब हड़प्पा की खुदाई, मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई तो वहाँ पे कुछ ऐसे मुर्दे जरूर मिले जिनके ऊपर जख्म है, बट बहुत सारे मुर्दे ऐसे भी हैं जो बिना जख्म के हैं, जो नेचुरल डेथ से मरे थे। तो हम ऐसा कैसे पता लगा ले कि ये लोग वॉर के कारण मरे थे, इनको अटैक करके मारा गया? एंड डिसाइड हमने तो कोई ऐसा मुर्दा भी नहीं खोजा जो आर्मर से लदा हुआ है, जिन्होंने कवच कुंडल पहन रखे हैं,
कवच नहीं, कुंडल नहीं, कवच, जो आर्मरी होती है जो वॉरियर्स पहनते हैं। तो हमें कोई वेपन्स के भी अवशेष मिले हैं, तो कहाँ से हम पता लगा सकते हैं, कहाँ से हम लोग ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे अटैक हुआ होगा, मास डिस्ट्रक्शन हुआ होगा। नाउ द नेक्स्ट पर्सनैलिटी, ये भी एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने एक किताब लिखी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आपके जितने 6 चैप्टर्स उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स भी है। वी विल ऑल्सो मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट कि किस बुक को आपको याद रखना है, किसके ऑथर कौन है। कुछ कुछ बुक्स है जिनके बारे में उतनी जरूरत नहीं है आपको याद रखने की, बहुत सारे बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हर्षचरित वान भट्ट के द्वारा, मुक्त मल्लड़ कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई चीज़ है, अर्थशास्त्र चाणक्य, इंडिका, मेगास्थनीज। तो इस हिसाब से आपको किताबों का नाम याद रखना है। मुनीस अली खां जो कि जहानारा बेगम ने लिखा है। तो ये सम इम्पॉर्टेंट ऑथर्स, सम इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड दियर ऑथर्स के ऊपर भी एक वीडियो आएगी, छोटी सी वीडियो होगी 10 से 15 मिनट की। तो ये जो बुक जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इस रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके सैम्पल पेपर में भी आया था। तो वी ऑल नो द आंसर, सुरेंद्र नाथ रॉय, शायद इनका पूरा नाम यही है, SN रॉय। तो दिस वॉज ऑल इन द फर्स्ट चैप्टर। अब हम चलते हैं सेकंड चैप्टर के ऊपर। ये आपके 7-8 कोई पर्सनालिटी है जो पहले चैप्टर से रिलेटेड है। SN रॉय हो गए, GF डेल्स हो गए, मॉर्टिमर व्हीलर हो गए, जॉन मार्शल हो गए, दयाराम सैनी, राखलदास बनर्जी एंड अलेक्जेंडर कनिंगम। नाउ वी आर हेडिंग टू आवर सेकंड चैप्टर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। एंड आपको इसकी PDF मिल जाएगी ताकि आप समय समय पे इसको रिवाइज कर सकें। इसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसकी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है, नाम नहीं, सबसे पहला आपको क्लू दिया जाएगा, आपको नाम बताना है। एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मिंट मतलब क्या होता है, जहां से ऑफिशियल्स क्वाइंस इशू किए रहते हैं। RBI का भी मिंट है अभी, क्वाइंस एंड करेंसी इशू किए रहते हैं। तो ये मिंट में काम करते थे, करेंसी एंड क्वाइंस, उस जमाने में क्वाइंस और करेंसी दोनों होती थी, तो उसके वह उस विभाग में ये काम करते थे। एंड इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि इन्होंने ब्राह्मी और खारोष्टी लिपि को डिसाइफर किया, मतलब पता लगाया कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो वी ऑल नो कि ब्राह्मी और खारोष्टी लिपि को किसने डिसाइफर किया था। जिसने ब्राह्मी और खारोष्टी लिपि को डिसाइफर करा उन्हीं ने अशोका के इंस्क्रिप्शन को पढ़ना सिखाया लोगों को। एंड ओनली बिकॉज अशोका के इंस्क्रिप्शन अभी हम पढ़ पाते हैं, इसलिए हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में तो चीज़ें पता है, महाजनपद के बारे में तो चीज़ें पता है, कैसे उस जमाने के लोग थे। अब आप कहेंगे महाजनपद तो बहुत पहले गया, तो अशोका के इंस्क्रिप्शन में बहुत ब्रॉड इन्फॉर्मेशन है, पीछे की भी आगे की भी। सो डिसाइफर द ब्राह्मी एंड खारोष्टी लिपि, वी ऑल नो द नेम ऑफ दैट ग्रेट पर्सनालिटी है, दैट वाज जेम्स प्रिंसेप, जो कि बहुत इंस्ट्रूमेंटल है। इनकी ही वजह से अगर आप कहें तो हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में इतनी चीज़ें पता चलती है। वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, अर्थशास्त्र है, इंडिका है, बट अशोका के इंस्क्रिप्शन इतने भारी मात्रा में है, अगर उसको ना आइडेंटिफाई किया जाता, अगर उसको ना डिसाइफर किया जाता, तो आई डोंट थिंक कि जितनी चीज़ें अभी हम जानते हैं मॉडर्न एम्पायर के बारे में वो जान पाते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी, बहुत बड़ी पर्सनालिटी, एक मॉडर्न एम्पायर थे, उनको देवनाम पिये और प्रियदर्शी भी कहा जाता है। आई थिंक कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक आंसर देना शुरू भी कर दिया होगा। ही वॉज अ फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब मैसेज फॉर हिज सब्जेक्ट ऑन स्टोन सर्फेसेस एंड पॉलिश्ड पिलर, की वो पहले शासक थे, इंडिया के पहले शासक थे जिन्होंने स्टोन सर्फेसेस पे लोगों के लिए संदेश लिखवाया। संदेश मतलब जो चीज़ें वो दिखाना चाहते थे, एंड स्टोन सर्फेसेस हो या आपके पॉलिश्ड पिलर्स हो, लोहे के पिलर्स हो। एंड ही ऑल्सो प्रोपेगेटेड द फिलॉसफी ऑफ धम्मा। धम्मा मतलब बड़ों को अच्छे से ट्रीट करो, ब्राह्मणों को अच्छे से ट्रीट करो, जो मजलूम लोग हैं उनको अच्छे से ट्रीट करो, चैरिटी दो, नॉन वायलेंस, वेरी इंस्ट्रूमेंटल द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म बियॉन्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ये बुद्धिज्म जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर पहुंचा है। एक स्टूडेंट थी हमारी नैन, उन्होंने पूछा था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच क्या ऐसा डिफरेंस रह गया था कि बुद्धिज्म के इतने ज़्यादा फॉलोअर्स अभी जैनिज्म के नहीं है। तो मेजर रीज़न वॉज कि पैट्रोनेज। अशोका इनके फ्लैग बेरर थे, अशोका एम्बेसडर थे बुद्धिज्म के, अशोका सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है, तो आप खुद सोचें। एंड बिसाइड और भी बहुत सारा रीज़न है। जैनिज्म थोड़ा ज़्यादा इंटेंस है, जैनिज्म थोड़ा ज़्यादा आप कहें तो डिसिप्लिन्ड है एज कम्पेयर टू बुद्धिज्म। जैनिज्म में सीधी एक्सट्रीम पेनेंस और मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस की बात की जाती है। वैसे बुद्धिज्म में बहुत सारी चीज़ें लैक्स भी है, ढीली भी है, बट जैनिज्म इज ऑल अबाउट इंटेंसिटी, तो इसीलिए वो इतने ज़्यादा, एंड वो थोड़े से आज के ज़माने में नॉन प्रैक्टिकल भी है। अगर आप जैनिज्म की बात करें तो जैन मॉन्क्स अगर पैदल चलेंगे या दिगंबर जो बिना वस्त्र के घूमेंगे, तो आज के ज़माने में 21st सेंचुरी थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। वैसे है तो अभी भी बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जो जिस फिलॉसफी से उसको बैक किया गया है कि वो पैदल इसलिए चले, खुले पाँव इसलिए चले ताकि उनके नीचे कोई आके मर ना जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा, तो वो फिलॉसफी नॉन वायलेंस की तो अभी भी प्रेवलेंट है, अभी भी रेलेवेंस है उसका। तो आई डोंट थिंक कि आई शुड मेक दिस कमेंट कि ये जो है प्रैक्टिकल लाइक रियलिस्टिक भी है, बट इन द 21st सेंचुरी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो दोज नॉर्म्स। इसीलिए प्रोबेबली जैनिज्म अभी भी बहुत धीरे से ग्रो कर रहा है। एंड व्हेन इट कम्स टू बुद्धिज्म, तो उसकी ग्रोथ अब जब से बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको कन्वर्ट किया, तो बहुत सारे लोग खुद को कन्वर्ट कर रहा है बुद्धिज्म में। तो एंड इनका बहुत बड़ा रोल है अशोका का।
बुद्धिज़्म को एक्सपैंड करने में इन्होंने एम्बेसडर भेजे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, श्रीलंका में खुद अपने लड़कों को भेजा, खुद बहुत जगह धम्म का प्रचार प्रसार किया। धम्म वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज़्म। इंस्क्रिप्शंस में बुद्धिज़्म की बात करते थे। उन्होंने एक धम्म महामत्ता नाम के ऑफिशियल्स को भी नियुक्त किया। हमारे यहाँ ऑफिशियल्स होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, उन्होंने धम्म महामत्ता नाम के ऑफिशियल्स को नियुक्त करना शुरू किया। एंड उनका काम क्या था, अलग अलग जगह पे गाँव में जाए, शहरों में जाए, लोगों को बताए धम्म के बारे में, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। एंड नॉट ओनली ये कन्वर्जन पे फोकस नहीं करते थे, इनका बेसिकली मोटिव ये था कि सारे लोग धम्म को फॉलो करें, किसी भी रिलीजन में है धम्म को फॉलो करें, द राइटियस वे ऑफ लिविंग, ठीक है। एंड अशोका बहुत ज़्यादा क्रेडिट इनको दिया जाता है जिस तरीके से इन्होंने डाइवर्सिटी मैनेज की, उस लिए भी। नाउ द नेक्स्ट पर्सनैलिटी, अगेन उसी चैप्टर से हमारे पास, फाउंडर ऑफ मॉडर्न एम्पायर, ही वाज गाइडेड बाय चाणक्य टू फाउंड द एम्पायर। बहुत ईजी है, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एम्पायर। एंड किन्होंने गाइड किया तो चाणक्य ने। अगली पर्सनैलिटी, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एंड हमको नहीं पता कि ही है शी है, तो इस चीज़ को वापस ले लेते, ही और शी, आई डोंट नो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हैं। ऑथर बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को लिखा इन्होंने। एंड ऑल्सो नोन एज कौटिल्य। तो वी ऑल नो दिस पर्सनैलिटी हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, हु गाइडेड हिम टू फाउंड दिस एम्पायर एंड हु रोट द बुक अर्थशास्त्र और मे बी चाणक्य रीति। सो चाणक्य वाज द पर्सन। एंड यहाँ पे आपको एक और नाम इनको याद रखना, कौटिल्य के अलावा इनको ना विष्णुगुप्त करके भी बुलाते हैं, विष्णुगुप्त। तो अगर विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट पर्सनैलिटी रिलेटेड क्लू, ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर। अगेन ही और शी हमें नहीं पता। ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड इंडिका। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक एम्बेसडर थे, एक सेल्यूकस निकेटर नाम के शासक थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। एंड इन्होंने इंडिका नाम की किताब लिखी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो किताब है मॉडर्न एम्पायर के ऊपर है, इसमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में जानकारी ज़रूर है, बट ये जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुआ है इंडिया का एलेक्जेंडर के समय से, जो यवनों ने अटैक किया है, उसके बाद जितने भी हेलेनिस्ट रूलर थे हमारे सेल्यूकस निकेटर से लेके उसके बाद जो भी आते हैं, उसके बारे में वो लिखते हैं इंडिका में। सो इंडिका में मॉडर्न एम्पायर के बारे में भी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे मेगास्थनीज हैं जो कि एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। एंड इंडिका इन्होंने लिखा। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट अहम जानकारियाँ हैं वो हमें इनके सोर्सेज से पता चलती हैं। सो दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी है उससे रिलेटेड क्लू कि द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर एंड द प्रयाग प्रशस्ति इज डेडिकेटेड टू हिम। प्रयाग प्रशस्ति मतलब एक कंपोजिशन है, एक टेक्स्ट है जो कि इलाहाबाद के पिलर पे इनग्रेव्ड है, उसमें इनकी चर्चा की गई है, वो इनको डेडिकेटेड है, वो इनके लिए लिखा गया है। तो वी ऑल नो समुद्रगुप्त ही थे वो। प्रयाग प्रशस्ति इन्हीं के कोर्ट पोइट ने लिखी थी। एंड वो प्रयाग प्रशस्ति मतलब क्या, जो प्रशंसा में चीज़ें लिखी गई है। तो वहाँ पे इनको वरुण से कंपेयर किया गया है, इंद्र से कंपेयर किया गया, इवन यम जो गॉड ऑफ डेथ है उनसे कंपेयर किया गया, कहा गया कि उनके बराबर के हैं ये, द गिवर ऑफ 1000 काउज, ये तो वो तो ये, क्योंकि कोर्ट पोइट का काम ही ये था कि अपने राजाओं की ज़्यादा से ज़्यादा बड़ाई कर सकें ताकि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी दे, पैसा दे। नाउ द नेक्स्ट पर्सनैलिटी, उससे रिलेटेड क्लू, ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त एंड ही कंपोज प्रयाग प्रशस्ति। अगेन इससे रिलेटेड है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे समुद्रगुप्त थे जिनके बारे में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। यहाँ पे उस कैरेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। एंड हम सबको पता है किसने लिखी है, कोर्ट पोएट जो थे समुद्रगुप्त के, वो हरिशेन थे। तो हरिशेन रोट दिस प्रयाग प्रशस्ति। एंड एक्चुअली वो जो प्रयाग प्रशस्ति है वो इलाहाबाद पिलर पे लिखा गया, एंड वो पिलर अशोका ने लगवाया था। एंड वहीं पे समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में बताते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि फाउंडर कौन है इस एम्पायर के। तो वहाँ पे षडगुप्त के बारे में चर्चा किया गया है, फिर घटोत्कच के बारे में चर्चा की गई है। तो इस हिसाब से हमें पता चल पाता है कि श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर। अगली पर्सनैलिटी, द मोस्ट फेमस शक रूलर, वो बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध शक रूलर हैं। एंड उन्होंने सुदर्शन लेक है गिरनार में, जिसको मॉडर्न गवर्नर ने बनवाया था। वो लोकल गवर्नर था मॉडर्न एम्पायर के दौरान, इसको बनवाया गया था, उसको रिपेयर भी करवाया। गिरनार गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है, जो जूनागढ़ जिला है उसके अंदर गिरनार आता है। तो गिरनार इंस्क्रिप्शन का है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का बात बराबरी है। तो जूनागढ़ में जो अशोका का इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे इस रूलर का भी नाम है। इसके बाद एक गुप्ता एम्पायर के रूलर आते हैं कुमारगुप्त, तो सॉरी स्कंदगुप्त, तो उन्होंने इसको रिपेयर करवाया, तो उनका भी नाम है कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है, आई एम कन्फ्यूज्ड, शायद स्कंदगुप्त ही है। तो उनका भी नाम है इस जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन में। तो वी ऑल नो कि रुद्रदमन वॉज द मोस्ट फेमस शक रूलर, क्योंकि वो संस्कृतिक ट्रेडिशन को जानते थे, वैदिक ट्रेडिशन को जानते थे, एंड लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। पहले तो इन लोगों को मलेच्छ के तौर पे देखा जाता था, बिकॉज शक केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो जो भी लोग सेंट्रल एशिया से आते थे या नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बाहर से आते थे, वो अनअवेयर थे हमारे ट्रेडिशन से,
तो जितने भी ब्राह्मिकल टेक्स्ट थे वो उनको मलिक कहते थे, आउटसाइडर्स। वैसे तो उनके लिए रूल करना ही लाजिम नहीं था, रूल करना ही लीगल नहीं था, बट फिर भी पावर डज नॉट नो एनी क्रीड एनी कास्ट। जो आपके पास अगर माइट है, आपके पास शक्ति है, आपके पास दिमाग है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन से आते हैं। तो ही वॉज मोस्ट फेमस शक रूलर ओनली बिकॉज कि इन्होंने अपने प्रजाओं का दिल जीता, यहाँ की ट्रेडिशन को समझ के, यहाँ के लोगों की रिस्पेक्ट करके। एंड ही ऑल्सो रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक ऑफ गिरनार विच वॉज बिल्ट बाई लोकल गवर्नर ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्पायर। मॉडर्न एम्पायर के दौरान एक लोकल गवर्नर था उस इलाके का, उसने उसको बनवाया था। नाउ द नेक्स्ट पर्सनालिटी, उससे रिलेटेड क्लू, रूलर ऑफ कन्नौज, कन्नौज के शासक थे एंड उनकी जो बायोग्राफी है उसका नाम है हर्षचरित। हर्ष के चरित का वर्णन किया गया है। एंड हु इज हियर, हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति किंगडम के बहुत बड़े रूलर थे। आई थिंक एंशियंट इंडिया के सबसे आखिरी प्रतापी राजा, प्रतापी मतलब पावरफुल राजा हर्षवर्धन। एंड उसके बाद हमारा जो एंशियंट इंडिया वो खत्म हो जाता है। इनकी और एक हमारे पुलकेशिन करके थे चालुक्य रूलर, इनकी जो राइवलरी है बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत फेमस है। इनके ऊपर शायद फिल्म बनानी चाहिए। पुलकेशिन सेकंड एंड हर्षवर्धन की जो राइवलरी है बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आई वुड सजेस्ट कि एक चैनल है आपके स्टडी AQ, वहाँ पे सिद्धांत अग्निहोत्री करके एक ट्यूटर थे, पता नहीं अब है कि नहीं उस चैनल से जुड़े, वो पुलकेशिन और हर्षवर्धन के ऊपर बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था उन्होंने, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सनालिटी है दैट इज कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन एंड ऑथर ऑफ हर्षचरित। ये जो हर्षचरित इनकी बायोग्राफी है उसको इस पर्सनालिटी ने लिखा है। तो वी ऑल नो किसने लिखा है। हर्षवर्धन के समय में बहुत बड़े एक दरबारी कवि हुआ करते थे, लिटरेटी और बहुत बड़े संस्कृत के। बाय द वे प्रयाग प्रशस्ति भी संस्कृत में ही लिखी गई है, हर्षचरित भी एक संस्कृत में लिखा है, क्योंकि 3rd सेंचुरी CE के बाद, 3rd सेंचुरी CE का है या 3rd सेंचुरी AD का है, इसके बाद से व्हेन यू विल सी तो संस्कृत बहुत कॉमन हो चुका है। महायान बुद्धिज्म के लोग भी संस्कृत मानते हैं, पुराने हिंदुज्म में भी संस्कृत का इस्तेमाल शुरू हो गया। एंड जो बाकी पीछे के लैंग्वेजेस थी, पाली हो गया, प्रकृत हो गया, उस सबको अब कम इस्तेमाल किया जाता है। सो वी ऑल नो कि बाण भट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन एंड ही वाज आल्सो द ऑथर ऑफ हर्षचरित। तो आप जैसे जैसे क्लूज देखते रहें, आपको अगर आंसर पता है तो आप चैट बॉक्स में आंसर दें, एंड अगर आप वीडियो अपलोड होने के बाद देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, क्वेरी पूछे कमेंट्स में, बट आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड इट, थोड़ी सी तबीयत खराब थी। तो जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी जो भी क्वेरी है वो आज रात या कल शाम तक सॉल्व हो जाएगी, जो भी चीज़ें आपने कमेंट बॉक्स में पूछी है। नेक्स्ट इज अगली जो हमारी पर्सनालिटी है उससे रिलेटेड क्लू, ये एक गुप्ता प्रिंसेस है, राजकुमारी है, तो ऑब्वियसली इनके लिए शी लगा सकते हैं। शी मैरिड इन द वकाटका डायनेस्टी। ये गुप्ता प्रिंसेस है, गुप्ता अंपायर की राजकुमारी है, एंड इनकी शादी हुई थी वकाटका डायनेस्टी में। वकाटका डायनेस्टी के लोग जो आपका दखन के ऊपर का इलाका है उसमें रूल करते थे, महाराष्ट्र मालवा का रीजन में। शी वॉज अमॉन्ग्स्ट रेयर वुमेन ऑफ एंशिएंट इंडिया हु हेल्ड रॉयल पावर एंड अथॉरिटी। वो बहुत कम जो चुनिंदा महिलाएं हुई है जिनके पास पावर था, अथॉरिटी थी, उनमें से एक है, क्योंकि हमने देखा था बुक में कि प्रभावती गुप्त लैंड ग्रांट्स दे रही हैं। एंड इन दोज टाइम्स जो महिला हैं उनको इस लायक ही नहीं समझा जाता था, चाहे वो कितनी भी रॉयल्टी से बिलोंग करती हो, कि उनको उनके अख्तियार में लैंड दिया जाए, उनके कंट्रोल में लैंड दिया जाए। लेकिन होता कुछ ऐसा कि प्रभावती गुप्त के जो हस्बैंड थे रुद्रसेन सेकंड वकाटका डायनेस्टी के, उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है, और प्रभावती गुप्त के जो लड़के हैं छोटे हैं, बहुत माइनर है अभी, तो वो उनकी रीजेंट के तौर पे रूल करती है, इसीलिए इनके पास इतना पावर, इतनी अथॉरिटी थी, बहुत बड़े रूलर थी। तो वी ऑल नो कि द पर्सनालिटीज प्रभावती गुप्त वही गुप्ता प्रिंसेस है। किन की लड़की है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, जिनको हम लोग चंद्रगुप्त सेकंड भी कहते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड भी कहते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड या आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। एंड ये चंद्रगुप्त सेकंड कौन है, समुद्रगुप्त के लड़के हैं। He was the son of समुद्रगुप्त। एंड प्रभावती गुप्त की बात करें तो शी वॉज द ग्रैंड डॉटर ऑफ समुद्रगुप्त। नाउ द नेक्स्ट पर्सनालिटी। अब हमने तो इस चैप्टर से रिलेटेड सारी पर्सनालिटी देख ली, अब अगले चैप्टर से रिलेटेड पर्सनालिटी को देखते हैं। किनशिप, कास्ट एंड क्लास, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। सबसे पहला आता है, ही वॉज अ संस्कृत स्कॉलर, एक संस्कृत स्कॉलर थे, एंड ही लेड द प्रोजेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। महाभारत के ऊपर एक क्रिटिकल एडिशन बना है जिसमें अलग अलग जो संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट है महाभारत की, उनको कलेक्ट करके ये एनालाइज किया गया कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें सिमिलर है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिफरेंट है। एंड उनके लिए एक पूरी वॉल्यूम तैयार की गई, जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, तकरीबन 13,000 से ज़्यादा पेजों का था। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि बहुत सारी चीज़ें रीजनल तौर पे वैरी भी करती हैं, रीजनल वेरिएशन भी, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर भी हैं। तो जो चीज़ें हो सकता है सिमिलर हैं वो उनकी सत्यता की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एंड जो चीज़ें रीजनली वैरी करती है उनके ऊपर हमें और थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंटली रिसर्च करना पड़ेगा बिफोर वी केम टू द कंक्लूजन कि वो सही है। तो वो कौन से संस्कृत स्कॉलर थे जिनको संस्कृत बहुत बढ़िया से आती थी, एंड ही लेड द प्रोजेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो वी ऑल नो V.S. सुक्तंकर वॉज द मैन जिन्होंने 1919 के आसपास इस प्रोजेक्ट की नींव रखी, एंड ही कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट इन 47 ईयर्स। तकरीबन 1966 के आसपास दिस वॉल्यूम वॉज रेडी, 13,000 पेजों का जो पूरा वॉल्यूम है वो रेडी था।
एंड बहुत सारी न्यूमरस चीज़ें पता चलती है। अलग अलग कारीगरी महाभारत की मैन्युस्क्रिप्ट बंगाल से निकाली जा रही है, हिमाचल से निकाली जा रही है, पेशावर से निकाली जा रही है। एंड आश्चर्य थोड़ा लोगों को कि इतनी अलग अलग चीज़ें आई कहाँ से, ये कहानी कहाँ से बंगाल में प्रचलित हो गई, ये गाथा कैसे हिमाचल में प्रचलित होगी। अभी जो हम लोग महाभारत पढ़ते हैं वो तो एक या दो दूसरा वर्जन है, बहुत सारे अलग अलग वर्जन है। हमने रामायण के बारे में भी बताया था कि एक हिमाचली वर्जन आता है जिसमें रावण को सीता के पिता के तौर पे दिखाया गया है और कहा गया कि रावण और राम के बीच लड़ाई इसलिए होती क्योंकि राम जो है भगा के शादी करता है सीता से एंड विच वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ रावण, इसलिए रावण अटैक करता है राम पे। दैट इज द सिनेरियो। एंड रावण अगर सीता को ले जाता है तो वो उनकी लड़की है, वो उन्होंने सोचा कि ये भाग की शादी राम ने की इसलिए मैं वापस ले जाता हूँ इसको। तो दैट इज द सिनेरियो। ये भी एक वर्जन है रामायण का। तो बहुत ज़्यादा हमारे जो होली टेक्स्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग वर्जन्स में अवेलेबल है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अलग अलग चीज़ों को जानें। जब तक आप अलग अलग चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक आप इस एक बिलीफ में, कहते हैं ना कि कुएं का मेढक, तो आप ऐसे ही रहेंगे। तो जब आप अलग अलग चीज़ों को जानेंगे देन यू विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये हो गई है आजकल कि लोग डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते एंड रिकग्नाइज नहीं करते। सही है कि हमने जो जाना है वही सही है, बाकी जो कह रहे हैं सामने वाले या किसी ने अगर दूसरी चीज़ कही जो हमें सही नहीं लगती या जो हमने नहीं सुना तो उसको बिलीव ही नहीं करेंगे, या इवन छोड़ो बिलीव करना, हम उसको मानेंगे ही नहीं या उसको तवज्जो ही नहीं देंगे, प्रेफरेंस ही नहीं देंगे। तो इस मेंटालिटी से हमें निकलना पड़ेगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पर्सनालिटी, रूलर ऑफ हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के रूलर हैं एंड फादर ऑफ दुर्योधन। सबको पता है कौन ही है, धृतराष्ट्र। नेक्स्ट इज एल्डेस्ट सन ऑफ धृतराष्ट्र एंड गांधारी, इंस्ट्रूमेंटल इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। ये धृतराष्ट्र और गांधारी के सबसे बड़े लड़के हैं एंड ही वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल मतलब बहुत अहम थे बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र में, जो महाभारत की लड़ाई हुई है। तो वी ऑल नो कौन सबसे बड़ा लड़का था, दुर्योधन। एंड ही वॉज द प्राइम रीजन बिहाइंड द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, क्योंकि इसको गद्दी चाहिए थी। पैटोलिनी का कॉन्सेप्ट हमने देखा था ना कि कैसे धृतराष्ट्र के बाद इट वॉज एक्सपेक्टेड कि युधिष्ठिर इसको टेक ओवर करेंगे क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। कुरु प्रिंसेस में जितने भी आते हैं पांडव और कौरव, इन दोनों में सबसे बड़े कौन है, युधिष्ठिर। तो वो उसको अधिग्रहित करेंगे। बट ये चीज़ इसको पसंद नहीं थी कि हम तो राजा के सबसे बड़े बेटे, तो हमें आना चाहिए गद्दी पे। उसके बाद सेकंड पर्सनालिटी, नॉट सेकंड, फोर्थ पर्सनालिटी, ब्रदर ऑफ धृतराष्ट्र। ये भाई थे धृतराष्ट्र के एंड ही वाज द फादर ऑफ पांडवास। पांडव के फादर कौन है, पांडु। एंड आप सबको लगता होगा कि अगर दोनों ही कुरु प्रिंसेस हैं, मतलब दोनों ही कुरु राजकुमार है, पांडव भी कुरु राजकुमार है, कुरुवंश से बिलोंग करते हैं, एंड कौरव जो हमारे दुर्योधन है उनके भाई है वो भी कुरुवंश से बिलोंग करते हैं, तो केवल दुर्योधन एंड उनके भाइयों को कौरव क्यों कहा जाता है, इन पांचों को कौरव क्यों नहीं कहा जाता? तो बेसिक रीज़न ये है कि ये जो कुरुवंश है, तो ऐसा माना जाता है, कुरुवंश मतलब धृतराष्ट्र का खून जो है वो दुर्योधन में, दुशासन में, जितने भी उनके बाकी के लड़के थे उनमें है। लेकिन जब आप पांडवों की कहानी पढ़ेंगे ना तो उनका जो बर्थ हुआ, उनके जो जन्म हुआ है वो अलग अलग देवताओं के आवाहन करने से हुआ है। लेकिन अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि वो इंद्र देवता के आवाहन करने के बाद कुंती के साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, देन अर्जुन होते हैं। तो लोगों का ये मानना है कि चूंकि इनमें तो कुरु खून है ही नहीं, कुंती तो कुरुवंश से बिलोंग नहीं करती है, माद्री तो कुरुवंश से बिलोंग नहीं करती है, बिलोंग तो पांडु करते हैं। एंड बायोलॉजिकली ये पांडु के लड़के तो है नहीं, लीगली है, बायोलॉजिकली नहीं, इसीलिए इनको कुरु नहीं कहा जाता, इसीलिए इनको कौरव नहीं कहा जाता। ठीक है, दुर्योधन ने कभी भी इनको कौरव नहीं कहा, हमेशा पांडव पांडव कहते थे। सो दैट इज द सिनेरियो। नाउ ही वाज द एल्डेस्ट पांडव एंड ही लॉस्ट गेम ऑफ डाइस विथ दुर्योधना। वी ऑल नो द नेम कि किसने दुर्योधन के साथ गेम ऑफ डाइस द्युत क्रीड़ा खेली एंड हारते हैं, सब कुछ हारते हैं, खुद को हारते हैं, राज्य हारते हैं, भाइयों को हारते हैं, लास्ट में अपनी वाइफ को भी हारते हैं। युधिष्ठिर वॉज द पर्सन। नेक्स्ट, मदर ऑफ दुर्योधन एंड वाइफ ऑफ धृतराष्ट्र की वाइफ थी धृतराष्ट्र की एंड मदर भी थी, समझाती हैं दुर्योधन को कि भाई तुम ये काम मत करो, बैटल से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, वो भी अपने स्वजनों के साथ बैटल, अपने किनफोक्स के साथ बैटल, कभी भी आपको अच्छा आउटपुट नहीं देके जाएगा। लेकिन दुर्योधन नहीं मानते हैं, अल्टीमेटली लड़ाई करते हैं एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो गांधारी वॉज द मदर ऑफ दुर्योधन एंड ऑल द कौरवास एंड शी वॉज ऑल्सो द वाइफ ऑफ धृतराष्ट्र। नेक्स्ट पर्सनैलिटी ऑफ दिस चैप्टर, कॉमन वाइफ ऑफ पांडवा। ये कॉमन वाइफ थी पांडवों की, जितने भी 5 पांडव थे उन सबकी वाइफ थी एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ किंग ऑफ पांचाल। भी वाइफ है तो शी लगा ही सकते हैं। पांचाल के राजा थे द्रुपद, उनकी लड़की थी। तो ऑब्वियसली कॉमन वाइफ कौन थी, जो हमने पॉलीएंड्री का एग्जाम्पल देखा था, 5-6 जो पुरुष है वो एक महिला से शादी कर रहा है, या एक महिला की शादी 5 पुरुषों से हुई। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलीएंड्री। ये कौन फॉलो करती है, द्रौपदी फॉलो करती है। कहानी क्या है, द्रौपदी के लिए स्वयंवर रचाया गया था। द्रुपद ने कहा कि
मेरी लड़की बहुत ज़्यादा ही गुणवान है, तो एक स्वयंवर रचा था। उस ज़माने में राजकुमारियों के लिए स्वयंवर रचाया जाता था। कोई एक टफ कंपटीशन होता था, द्रौपदी के लिए भी स्वयंवर जो रचा गया था उसमें भी टफ कंपटीशन था। एक मछली टांग दी गई थी ऊपर एंड नीचे एक छोटा सा पूल बना दिया गया था, छोटा सा। एंड उस पूल मतलब उस पानी में देख के, जो परछाई है मछली की उसमें देख के आपको निशाना लगाना था। मतलब जज आपको पानी से करना है कि मछली कितनी ऊपर है एंड उसके आंख में मारना है। कोई नहीं कर सका। कहा जाता है कि 2 ही कंटेंडर थे जो कर सकते थे। एक तो हमारे कर्ण कर सकते थे जो अंगराज थे, जो कि एल्डेस्ट पांडव माने जा सकते हैं, कुंती के वो भी पुत्र हैं। एंड एक अर्जुन कर सकते थे। तो कर्ण जब जाते हैं तो कर्ण से तो सीधे मना कर दिया गया कि कर्ण नहीं करेंगे, क्योंकि द्रौपदी ने कहा कि ये चैरिटियर के बेटे हैं, सूतपुत्र हैं, तो इनके साथ तो शादी कभी भी नहीं मैं करूंगी। तो कर्ण का पत्ता ऐसे ही कट गया। फिर उसके बाद अर्जुन कर्ण जाते हैं, अर्जुन डिड इट। तो अर्जुन की शादी होती है द्रौपदी के साथ। बट वो जब लेके आते हैं घर में तो कुंती को कहा कि हमने आपके लिए कुछ लाया। उन्होंने कहा जो भी लाया उसको बांट लो। अब कुंती की वर्ड्स को ये लोग बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे बिकॉज शी वॉज देयर मदर। तो वो लोग फिर इसको कॉमन वाइफ बनाते हैं द्रौपदी को। सो दैट इज द सिनेरियो। Next personality, the 8th personality of this chapter, he was a Pandava and he was husband of Hidimba. हिडिम्बा के पति थे ये। तो हिडिम्बा की शादी किसके साथ हुई? हमने एक कहानी एक सोर्स एंड जो भी जिस भी पर्सनालिटी के बारे में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, या तो उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपके मेन कंटेंट से है, बुक में जो मेन कंटेंट होता है उससे, या उनका कॉन्टेक्स्ट सोर्स में दिया गया है, उनकी चर्चा सोर्स में करी गई। जैसे भीम के बारे में सोर्स में बताया गया, आपने कहा था वो द्रोणाचार्य के बारे में सोर्स में बताया गया, युधिष्ठिर के बारे में सोर्स में बताया गया। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर दैट इज भीम, वो भी एक पांडव है एंड उनकी शादी हिडिम्बा से हुई थी जो कि राक्षसी थी। तो एंड उनके जो लड़के हैं भीम और हिडिम्बा से एक पुत्र पैदा हुआ, दैट वाज घटोत्कच। अगेन नेक्स्ट वॉज अगेन ए पांडवा एंड फेवरेट पपिल ऑफ द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य, सबको पता है कि कौन है सबसे प्रिय शिष्य जिनके लिए एकलव्य को उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया था, एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। तो अर्जुना, द्रोणाचार्य चाहते थे कि अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुर्धर बने, सबसे बड़ा आर्चर बने, बट एकलव्य उनको सरपास करता हुआ दिख रहा था तो उन्होंने उनसे उनका अंगूठा मांग लिया। नेक्स्ट पर्सनालिटी, मोस्ट फेमस सतवाहन रूलर, सबसे फेमस सतवाहन शासक है ये। एंड इन्होंने टाइटल लिया डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, कि मैं क्षत्रिय के प्राइड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, गर्व को तबाह कर दूंगा। एंड उन्होंने मैरिज अलायंस भी साइन किया मतलब सिग्नेचर नहीं किया, मैरिज अलायंस किया। होता क्या था, शक और सतवाहन रूलर इन दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती थी। तो इन्होंने रुद्रदमन, जो कि इवन थे तो मलेच्छ अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, एंड सतवाहना वैसे ब्राह्मण माने जाते हैं, तो ब्राह्मण एक मलेच्छ के साथ मैरिज अलायंस करी। बहुत ज़्यादा ही मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बात थी उस ज़माने के, लेकिन फिर भी ये करते हैं क्योंकि इनका जोन ही था कि ये जो चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं होती वही करते हैं। तो रुद्रदमन के साथ एक मैरिज अलायंस में जाते हैं ताकि इन दोनों अंपायर के बीच थोड़ा सा जो खून खराब है वो रुक सके। तो ही वॉज बेसिकली गौतमी पुत्र शतकर्णी, सबसे फेमस रूलर। ही ऑल्सो अडॉप्टेड, इन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय प्राइड को ख़त्म करने आया हूँ। एंड शक और इनके बीच जो लफड़ा था इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने शादी एक बनवा दी, अपनी फैमिली से भी एक, रुद्रदमन की फैमिली से भी एक, कि इन दोनों के बीच अगर मैरिज अलायंस होगा तो हम लोग एक दूसरे का खून नहीं बनाए, क्योंकि अब हम लोग तो संबंधी हो चुके हैं। सो दैट इज द सिनेरियो। नेक्स्ट पर्सनालिटी, मोस्ट फेमस शक रूलर एंड फॉर्म्ड मैरिज अलायंस विद गौतमी पुत्र शतकर्णी, सबको पता है रुद्रदमन। रुद्रदमन के बारे में पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे क्लू एक और हमने दिया था। इस चैप्टर में तो वो क्लू नहीं दे सकते कि उन्होंने सुदर्शन लेक रिपेयर करा था, ये क्लू उस चैप्टर से रिलेटेड। लेकिन हाँ, रुद्रदमन के बारे में एक क्लू ये भी हो सकता है कि उन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करा था। चूंकि हम इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा, तो हमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्लू देना है। लेकिन एग्जामिनेशन में अगर रुद्रदमन से रिलेटेड चीज़ आए तो एक तो आप ये समझ लें कि ये मोस्ट फेमस शक रूलर है, इन्होंने संस्कृत ट्रेडिशन को समझा एंड ही फॉर्म्ड मैरिज अलायंस विद गौतमी पुत्र शतकर्णी। एंड इससे भी ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ही रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक, उन्होंने सुदर्शन लेक को सही कराया, उसकी मरम्मत करवाई। तो दैट इज द सिनेरियो। बहुत बार कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका एक से ज़्यादा अधिक चैप्टर्स में जिक्र है, तो फिर हम जब उस कैरेक्टर को उस चैप्टर के हिसाब से पढ़ेंगे तो उस चैप्टर के हिसाब से क्लू लेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्लू पूछे जा सकता है। जैसे रुद्रदमन से रिलेटेड ऐसा भी दिया जा सकता है कि ही फॉर्म्ड मैरिज अलायंस विद गौतमी पुत्र शतकर्णी एंड ही रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक ऑफ गिरनार, तो कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी, गुरु ऑफ कुरु प्रिंसेस एंड रिफ्यूज्ड एकलव्य टू टीच वॉरफेयर। ये तो आपके सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है कि ये कुरु प्रिंसेस कुरु राजकुमारों के गुरु थे एंड इन्होंने एकलव्य को वॉरफेयर सिखाने से मना कर दिया। द्रोणाचार्य वॉज द पर्सन, उन्होंने कहा एकलव्य को कि तुम निषाद हो, तुम क्षत्रिय तो हो नहीं एंड मैं केवल क्षत्रियों को पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। उसके बाद एकलव्य जाते हैं, ही सेल्फ टाउट द आर्करी, वो खुद से सीखते हैं एंड बहुत बढ़िया धनुर्धर बनते हैं। कहा जाता है कि अगर वो आगे और कंटिन्यू करते आर्चरी को तो प्रोबेबली वो अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर बन सकते थे। नाउ द नेक्स्ट
पर्सनालिटी निषाद बॉय मास्टर द आर्ट ऑफ आर्चरी बाय सेल्फ प्रैक्टिस, कि इन्होंने आर्चरी सीखी खुद से। निषाद लड़के थे, निषाद के फैमिली में जन्म हुआ था इनका, तो ऑब्वियसली वी नो द नेम, ये द्रोणाचार्य के पास भी जाते हैं बट उन्होंने मना कर दिया इनको पढ़ाने से। एकलव्य वॉज द पर्सनालिटी, ये निषाद थे, एंड जब द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि भाई हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, क्यों? क्योंकि तुम निषाद हो, तुम्हारा काम ही नहीं है वॉरफेयर सीखने का, तो तुम्हें तो वैसे भी नहीं पढ़ाया जा सकता। एंड तब ये फिर खुद से प्रैक्टिस करते हैं, द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं, घंटों 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 प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे अर्जुनों के लिए, ये बाकी गुरु प्रेसेस के लिए द्रोणाचार्य अवेलेबल थे, इनके लिए कोई अवेलेबल नहीं था, बट स्टिल ही मास्टर्ड द स्किल ऑफ आर्चरी एंड इतने ज़्यादा मास्टर हो जाते हैं कि अर्जुन को डर लग गया था कि ये कहीं मुझे सरपास ना कर दे। तो फिर द्रोणाचार्य जो है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था अर्जुन से कि तुम्हें मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, तो फिर एकलव्य से उनका अंगूठा मांगते हैं कि ये फिर उतना प्रोफिशिएंट, उतना निपुण ना रह सके। अगर आर्चरी, या तो आर्चरी छोड़ देगा, या अगर आर्चरी कंटिन्यू भी करेगा फिर भी वो इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा शार्प नहीं रहेगा अपनी स्पीड से। देन द नेक्स्ट पर्सनैलिटी इज़, उन्होंने राक्षस क्लैन में जन्म लिया था, वो राक्षस कुल से थी, एंड शी मैरिड टू भीम एंड शी इज़ द मदर ऑफ घटोत्कच। तो वो अगर मदर है तो शी लगाएंगे। घटोत्कच की माता भीम की वाइफ और जो राक्षस क्लैन से बिलोंग करती है, तो वन एंड ओनली हिडिम्बा। हिडिम्बा की शादी हुई थी भीम से, हिडिम्बा पसंद करने लगती है अचानक से, जब भीम और जितने पांडव थे उनको वनवास मिला था। उस बीच ऐसा होता है, हिडिम्ब के भाई जो है वो भीम को अटैक करता है, फिर वो भीम उनके भाई को मारते हैं, फिर हिडिम्बा उनसे इम्प्रेस हो जाती है, शी अर्ज्ड हिम कि हमसे शादी कर लें, फिर भीम और इनकी शादी होती है, फिर एक लड़का जन्म लेता है घटोत्कच। बहुत बड़ा रोल है इनका कुरुक्षेत्र के बैटल में। नेक्स्ट पर्सनैलिटी इज चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर हु केम इंडिया इन 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में इंडिया आते हैं, चाइनीज़ बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, एंड उन्होंने अपने टेक्स्ट में ये डिस्क्राइब करा है। वैसे तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने लायक है, बट जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्लू है वही मैं दे सकता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट हाईली एग्जाम सेंटर्ड होने वाला है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इस आदमी के बारे में बताई जा सकती है, बट इस चैप्टर में इतना ही दिया गया कि ये चाइनीज़ बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, एंड इन्होंने अपने टेक्स्ट में लिखा है कि जो अनटचेबल्स थे, जिनको छूने की, देखने की अनुमति नहीं थी लोगों को, वो जब सड़कों से निकलते थे तो ताली बजाते थे या ढपली बजाते थे ताकि लोग दुकानें बंद कर ले, उनसे मुंह फेर ले। तो ये चीज़ फाइयान ने लिखी है, अंग्रेजी में फाइयान लिखते हैं, हिंदी में फाइयान लिखते हैं, एंड 5th सेंचुरी एडी में आए थे ये। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हमारे गुप्ता रूलर है, जिनकी लड़की है प्रभावती गुप्त, उनके ये कंटेम्पररी थे। तो बहुत बड़ा रोल है। नालंदा यूनिवर्सिटी तो तब तक शायद नहीं बनी थी, कुमार गुप्त बनाते हैं, लेकिन जितने भी अन्य जो मठ हैं, मोनेस्ट्रीज वगैरह हैं, उनसे टेक्स्ट को पढ़ के फिर उसको ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया चाइनीज़ लैंग्वेज में। इसीलिए बुद्धिज्म इतनी जगह तक प्रिजर्व रह पाई। भले उनके मठों को जलाया गया, यूनिवर्सिटीज़ को जलाया गया, बट उनके जो टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रांसलेटेड थे। दैट इज़ वाई इट वॉज नॉट हैम्पर्ड दैट मच एज कम्पेयर टू जैनिज्म या आजीविका या लोकायताज की चीज़ों को नष्ट कर दिया गया। इनके साथ ऐसा होने के चांसेस बहुत कम थे। नाउ द नेक्स्ट पर्सनैलिटी ऑफ दिस चैप्टर, अ चाइनीज़ बुद्धिस्ट मंक हु केम इंडिया इन 7th सेंचुरी। ये भी चाइनीज़ बुद्धिस्ट मंक है, 7वीं शताब्दी में आते हैं, एंड अगेन इन्होंने अपने टेक्स्ट में लिखा है कि जो स्कैवेंजर्स थे, जो लाशों को हटाते थे, चाहे वो आदमी की हो, जानवरों की हो, पर्टिकुलरली चांडाल की अगर बात करें हम, तो उनको शहर के बाहर रहने को कहा जाता था। दे वर फोर्स्ड टू लीव आउटसाइड द सिटी, उनको शहर के अंदर नहीं वो रह सकते थे। सो ये चीज़ किसने कही है? 7th सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मंक कौन है? दो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मंक आए हैं, एक 5th सेंचुरी में आए फाइयान, एंड एक हमारे आते हैं 7th सेंचुरी में श्वेनजांग, जिनको हम लोग हिंदी में वेनसांग भी कहते हैं, श्वेनजांग। तो ये हमारे बुद्धिस्ट मंक है चाइना के। ही वॉज सीर, ये एक साधु थे। ही इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनल कंपोजर ऑफ महाभारत। एंड श्वेनजांग के बारे में बाय द वे नालंदा यूनिवर्सिटी में बहुत दिनों तक इन्होंने रहते हैं, ये पढ़ाई करता है, रिसर्च करता है। वहाँ पे एक जो मेमोरेबल हॉल है, मेमोरियल हॉल, वो भी इनके नाम का बना हुआ, श्वेनजांग के नाम का। अगेन नेक्स्ट पर्सनालिटी दैट वाज अ सीर, वो एक साधु थे, एंड कहा जाता है कि इन्होंने ही ओरिजिनली जो ओरिजिनल कंपोजिशन है महाभारत का, उसके कंपोजर यही है। तो वी ऑल नो हु वाज द पर्सन, वेद व्यास, जो कि उस ज़माने के द्वापर युग के सबसे बड़े ऋषि माने जाते हैं, सबसे बड़े ऋषि, सबसे ज़्यादा इनके पास आप कह लें तो मैजिकल स्पिरिचुअल पावर इनके पास थी। इन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दे दी कि आप कहीं भी बैठ के कहीं भी किसी भी जगह की चीज़ को देख सकते हो। तो आप सोचिए कितने बड़े ये सेज रहे होंगे। इनका ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, धृतराष्ट्र का जन्म होता है तो, पांडु का जन्म होता है तो, विदुर का जन्म होता है तो, क्योंकि इन सबकी माताओं, इन सबके फादर की डेथ बहुत पहले हो गई थी। तो इन्होंने सीधे कहा इनकी माताओं को कि मैं जब साधना कर रहा हूँ तो आप आए, एंड जब मैं आँख खोलूँगा तो मैं जब आपको देख लूँगा देन यू विल बी कंसीव्ड, फिर आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे।
तो पांडु की जो मदर है वो जाती हैं, वो फिर डर जाती हैं, इसीलिए जो पांडु है वो थोड़े से पेल थे, थोड़े से डरे हुए थे, हमेशा कमज़ोर थे। धृतराष्ट्र की जो मदर है वो तो आँख भी नहीं खोल पाती है। उसके बाद जो एक दासी होती है वो जाती है चुपके से, एंड उनको भी देखते हैं सेज, ये हमारे वेद व्यास सेज मतलब साधु। तो वो जब उनको देखते हैं तो वो बहुत बोल्डली वहाँ पे रहती है, तो उनसे विदुर पैदा होते हैं। इसीलिए विदुर जो है धृतराष्ट्र और पांडु को अपना भाई समझते थे, वो लोग भी इनको भाई के तौर पे ही ट्रीट करते थे। भले वो दासी के लड़के थे, बट ही वॉज सो इंसाइटफुल, बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल थे। एंड नॉलेज डज नॉट नो एनी बैरियर, नॉलेज पावर दीज थिंग्स डज नॉट नो एनी बैरियर, टैलेंट डज नॉट नो एनी बैरियर, कास्ट का हो, क्रीड का हो, रिलीजन का हो। अगली पर्सनालिटी एंड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एक हस्तिनापुर नाम का विलेज था मेरठ में, नाम इन्होंने सुना, एंड फिर उन्होंने वहाँ पे खुदाई की, बहुत सारी चीज़ें इनको मिली भी, लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। जो एविडेंसेस मिले उससे ये पता नहीं चल पाता कि ये हस्तिनापुर वही हस्तिनापुर है क्या जिसके बारे में महाभारत में लिखा गया। बट बहरहाल जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो बीबी लाल है, हाल ही में इनको पद्म विभूषण मिला है। इनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का विवाद है वहाँ पे इनके जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हैं इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उस वर्डिक्ट को आने में, जिनसे अभी जो राम मंदिर है उसका निर्माण हो रहा है, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो अभी की जो तत्कालीन गवर्नमेंट है उन्होंने इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा है। सो दैट वॉज ऑल इन द 3rd चैप्टर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4th चैप्टर को देखते हैं। तो अभी तक हमने 3rd चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है उनको देख लिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, विचारक, विचार और इमारतें। इनमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उनके लिस्ट में सबसे पहला जो कैरेक्टर उनसे रिलेटेड क्लू आपके सामने है, नवाब ऑफ भोपाल प्रिजर्व्ड द स्तूप ऑफ सांची फ्रॉम फॉरेनर्स। ये नवाब है भोपाल के, ये प्रिजर्व करते हैं सांची को फ्रॉम फॉरेनर्स। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सांची को इन्होंने फॉरेनर्स से प्रिजर्व किया, दिस इज द क्लू। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे दो नामों के बीच कंफ्यूज होंगे, सुल्तान जहान बेगम, शाहजहां बेगम, दोनों ही नवाब थी भोपाल की। शाहजहां बेगम की सक्सेसर है सुल्तान जहां बेगम, बट फॉरेनर्स से जिन्होंने प्रिजर्व किया, बचाया, क्योंकि इंग्लिशमैन और फ्रेंच जिनको अप्रोच करते हैं दैट वाज शाहजहां बेगम। उन्होंने कहा कि मैं आपको ओरिजिनल स्ट्रक्चर का कुछ भी नहीं देने वाली, आपको अगर म्यूजियम में रखना है तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस या कुछ और सैंपल बना लो, इसका नमूना बना लो, बट ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो साइट पे ही रहेगा। लेकिन सुल्तान जहां बेगम का भी अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन फॉरेनर्स के साथ उन्होंने उतनी जो नेगोशिएशन है वो नहीं करी थी। सो कैरेक्टर विल बी शाहजहां बेगम। नाउ द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ शाहजहां बेगम फंडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ म्यूजियम एट सांची। सांची में जो म्यूजियम बनाया गया था उस स्तूपा से रिलेटेड चीज़ों को प्रिजर्व रखने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, उसके कंस्ट्रक्शन को, निर्माण को उन्होंने फंड किया, पैसा दिया। देन ऑल्सो फंडेड द रिसर्च ऑफ सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल आते हैं सांची के स्तूप पे रिसर्च करना, तो इन्होंने उनके रिसर्च को भी फंड किया, उनको पैसा दिया, उनके रहने का बंदोबस्त किया। बाद में जब उनकी किताब पब्लिश होती है तो उनमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है। सो वी ऑल नो द कैरेक्टर सुल्तान जहां बेगम। इनका जो रोल था शाहजहां बेगम ने प्रिजर्व किया, सुल्तान जहां बेगम ने मेंटेन किया, एंड उनकी ही वजह से हम लोग आज जान पाते हैं सांची के स्तूप के बारे में, क्योंकि जॉन मार्शल को पूरी तरीके से इतनी लिबर्टी दी गई, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, जैसे जितना दिन आपको यहाँ रहना है, आप शाही मेहमान हैं, आप यहाँ रहे और इसकी रिसर्च करें। एंड बाद में फिर वो बहुत 3-4 वॉल्यूम निकालते हैं अपने रिसर्च पेपर का, एंड वो सुल्तान जहां बेगम को डेडिकेट भी करते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड पब्लिश्ड द रिसर्च पेपर ऑन ग्रेट स्तूप ऑफ सांची। वी ऑल नो ASI के डायरेक्टर भी थे, एंड स्तूपा, सांची के स्तूप पे किन्होंने पब्लिश किया था रिसर्च पेपर, तो दैट वाज सर जॉन मार्शल। अब आप बोलोगे कि जॉन मार्शल का जिक्र हमने पहले चैप्टर में भी देखा, चौथे चैप्टर में भी देखा, तो यही हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि इनका जिक्र चौथे चैप्टर में भी है, तो हम इस चैप्टर में जो इनसे रिलेटेड क्लू है वो आपको देंगे। फर्स्ट चैप्टर में जहाँ पे था तो हमने उनसे रिलेटेड जो क्लू था वो आपके सामने रखा। सो अगर ऐसा क्लू आ जाए कि इन्होंने सांची के स्तूप पे रिसर्च की एंड ही ऑल्सो वॉज द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और एक एडिशनल क्लू ये भी दे दिया जाए कि इन्होंने अनाउंस किया वर्ल्ड को, दुनिया को, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो आपको बेझिझक सर जॉन मार्शल को अपना आंसर चुनना है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस 4th चैप्टर, ये शाक के क्लैन के प्रिंस थे, राजकुमार थे, एंड ये फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म के फाउंडर है, जो बौद्ध धर्म है उसके फाउंडर। वी ऑल नो द नेम गौतम बुद्ध। अब इनसे रिलेटेड जितने भी हम हिंट्स दे, जितने भी हम क्लूज दे वो कम है, इतनी इनकी फीचर्स है, गौतम बुद्ध हो या जितने भी उस जमाने के ऑर्थोडॉक्स थिंकर्स थे उनके इतने फीचर्स है, इतने अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए कि अब लिस्ट बढ़ जाएगी। जैसे अशोका के बारे में हमने देखा था ना, 6-7 फीचर्स हमने लिया था कंसिडरेशन में, गौतम बुद्ध के बारे में 2 ही फीचर लेते हैं, सारे लोग बहुत आसानी से इनको पहचान जाएंगे।
देन रूलर ऑफ मगध, कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्ध एंड महावीर। मगध, बुद्ध जब थे और महावीर स्वामी जब थे तो मॉडर्न एम्पायर तो था नहीं, उस जमाने में मगध जो है महाजनपद होता था एंड एक रूलर थे जो इन दोनों के कंटेम्प्रेरी थे। एंड आपके किताब में तो नहीं दिया लेकिन एडिशनली मैं बता देता हूँ कि उसी रूलर ने जो है वो बुद्धा के बहुत बड़े फॉलोअर थे, उन्होंने ही पहली बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। सो दैट वाज अ सिनेरियो। तो जो हमारे रूलर हैं दैट इज अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, आई थिंक राजगीर में करवाई थी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में से सही करें। अजातशत्रु ने पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वैशाली में आई थिंक, या राजगीर, वैशाली या राजगीर में से मैं कहीं कंफ्यूज हूँ। वैशाली, आई एम श्योर कि शायद वैशाली ही होगा। सो रूलर ऑफ मगध, कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्ध एंड महावीरा। तो ये हमारे अजातशत्रु मखाली गोसाला के भी कंटेम्प्रेरी हैं, अजीत केस कामलन के भी कंटेम्प्रेरी है। एंड ये चारों लोग कंटेम्प्रेरी आपस में, बुद्धा, महावीर, मखाली गोसाला। महावीर और मखाली गोसाला तो साथ में पढ़ते भी थे, बाद में कुछ दरार आ गई इनकी दोस्ती में, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए तो दोनों अलग हो गए। नेक्स्ट कैरेक्टर, फेडरलिस्ट थिंकर ऑफ 6th century BC एंड द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। वी ऑल नो द नेम की आजीविका सेक्ट की क्या फिलॉसफी है। फैटलिज्म, नियतिवाद की सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड है। तो आप अगर किसी चीज़ के लालच में कोई काम कर रहा हो तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि सारी चीज़ें पहले लिख दी गई हैं, आपको उतना ही मिलेगा जितना हमने लिख दिया, प्री डिटरमाइंड है। तो दिस फिलॉसफी वॉज प्रोपेगेटेड बाय मखाली गोसाला। मखाली पुत्ता गोसाला भी कहीं कहीं कहते हैं, मखाली में भी शायद इनकी माता का नाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट इज द मटेरियलिस्ट थिंकर ऑफ 6th century BC एंड मेजर फिगर ऑफ लोकायता सेक्ट। लोकायता सेक्ट के इस पंथ के बहुत बड़े फिगर हैं एंड मटेरियलिस्ट थिंकर थे। उन्होंने कहा कि भाई ये जो एक्सट्रीम पेनांस है या मोनास्टिक एग्जिस्टेंस है, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमें एक ही जन्म मिला है, कोई दूसरा जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसी जन्म में जितना भी चीज़ हम लोग कर सकते हैं उतना करते हैं। सेंशुअल डिजायर्स भी खुद के फुलफिल करने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो दिस फिलॉसफी वॉज प्रीस्ड बाय द अजीत केश कामले। अजीत केश कामले लोकायता सेक्ट के बहुत बड़े फिगर बन जाते हैं। लोकायता सेक्ट को फाउंड किसने करा था, आप उसका नाम बताएं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ लोकायता सेक्ट? अजीत केश कामले नहीं थे, कोई और थे। लोकायता सेक्ट को हम लोग कारवाका स्कूल ऑफ फिलॉसफी भी कहते हैं। कारवाका वॉज द फाउंडर बेसिकली। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। इतना इनफ है, आई थिंक ये इतना क्लू इनफ है इस कैरेक्टर को पहचानने के लिए। देन ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा एंड मखाली गोसाला, कि ये उनके समकालीन है। वी ऑल नो द नेम, हु वॉज द पर्सन महावीर स्वामी। बचपन का नाम क्या था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हाट वाज द बर्थ नेम ऑफ महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर थे। इनसे पहले बहुत लोग आते हैं, पार्श्वनाथ आते हैं, नेमिनाथ आते हैं, सबसे पहले ऋषभनाथ आए थे। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि जैनिज्म के फाउंडर कौन है। तो देखो ऐसा कुछ क्लियर तो नहीं है, बट जैनिज्म के जो फाउंडर हैं वो माना जाता है महावीर स्वामी को ही, क्योंकि जैनिज्म इससे पहले निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। लेकिन बहुत सारे जो जैनिज्म के फॉलोअर्स हैं वो मानते हैं कि जैनिज्म को फाउंड किया था हमारे ऋषभनाथ, जो कि पहले हमारे तीर्थंकर है। सो इस बात पे विवाद है। बहुत सारे लोग कहते हैं ऋषभनाथ, बहुत सारे लोग मानते हैं महावीर स्वामी, क्योंकि ऑफिशियली जैनिज्म कोई रिलीजन नहीं था महावीर स्वामी से पहले। ये जो फिलॉसफी है कि वर्ल्ड इज एनिमेटेड और हमें कर्म करना चाहिए, नॉन इंजरी, नॉन वायलेंस, ये सारी प्रीच की जा रही थी ज़रूर। इनसे पहले पार्श्वनाथ आते उन्होंने तो और बहुत ज़्यादा काम किया था, महावीर स्वामी से भी ज़्यादा काम किया था। तो महावीर स्वामी आते हैं, एक कंप्लीट रिलीजन बनाते हैं इसको, एंड फिर इनके फॉलोअर्स जो है उस रिलीजन में शामिल होते हैं आके। जगह ये भी लिखा होता है कि महावीर स्वामी जो है वो हमारे जैनिज्म के फाउंडर है, बट दिस इज बेसिकली डिबेटेड कॉन्सेप्ट, तो आई डोंट थिंक इट्स रिलेटेड टू क्वेश्चन आएगा। बहुत डिबेटेड एंड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग डिस्कशन है ये। द नेक्स्ट कैरेक्टर, वन ऑफ द डियरेस्ट डिसिपल ऑफ बुद्धा, परसुएडेड बुद्धा टू अलाउ वुमेन इन संघ, कि ये बहुत प्रिय डिसाइपल थे बुद्ध के, एंड इन्होंने ही परसुएड, राजी किया बुद्ध को कि भाई संघ में आप वुमेन की एंट्री दो। दैट वाज आनंद। आनंद ने ही कहा कि पहले बुद्धा इस बात के लिए बुद्धा नहीं मना कर रहे थे कि ही वॉज ट्रीटिंग मेन एंड वुमेन अनइक्वली, उनके लिए सब बराबर था। बट संघ में क्या होता है, जब आप मंक बनते हो, संघ में ज्वाइन करना तो मंक बन गया। जब आप मंक बनते हो तो बहुत सारी एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ है वो आपको करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें अपनानी पड़ती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि शायद जो महिलाएं हैं वो अभी अप्रोप्रिएट नहीं है, उपयुक्त नहीं है इस जिम्मेदारी के लिए। लेकिन आनंद कहते हैं कि आप जो है महिलाओं को अलाउ कर सकते हैं, एंड फिर उसके बाद वुमेन वेर अलाउड टू एंटर इन द संघ। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर, फोस्टर मदर ऑफ बुद्धा, फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन संघ एज भिक्खुनी, की ये फोस्टर मदर थी, बुद्धा को पाला था इन्होंने, एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन, ये पहली महिला थी जिनको भिक्खुनी के तौर पर संघ में जगह दी गई। वी ऑल नो द नेम, महाप्रजापति गौतमी। आनंद जब परसुएड करते हैं तो पहली जो भिक्खुनी है वो महाप्रजापति गौतमी ही बनती है। इन्हीं के नाम पे, महाप्रजापति गौतमी के नाम पे हम लोग बुद्ध को गौतम बुद्ध कहते हैं। बुद्ध से पहले भी बहुत सारे आए थे, ठीक है, तो इनका नाम है गौतम बुद्ध।
नेक्स्ट मोस्ट फेमस मौर्यन एम्पेरर एंड बिल्ट स्तूपा एट सांची, सारनाथ, भरूच एंड अमरावती की बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध मौर्यन एम्पेरर है। सबको पता है किस कौन है ये। इन्होंने सांची स्तूप, सारनाथ, भरूच एंड अमरावती का स्तूप बनाया। वी ऑल नो द नेम कि किसने स्तूपों को बनाने का सिलसिला शुरू किया। बुद्धिस्ट स्तूप, इससे पहले भी स्तूप बनाए जाते थे, बट जो बुद्धिज्म को डेडिकेटेड स्तूप है वो अशोका ने इस सिलसिले को शुरू किया। एंड बहुत जगहों पे स्तूप बनवाए, बहुत जगहों पे पिलर डिस्क्रिप्शन लगवाया। लुम्बिनी जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, सारनाथ जाते हैं, सब जगहों पे पिलर डिस्क्रिप्शन लगा के बताया कि मैं यहाँ विजिट करता हूँ इस दिन को। एंड बहुत अनगिनत इनके कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म के लिए। ये एम्बेसडर्स भेजते हैं, ये धम्म महामत्ता नाम के ऑफिशियल्स नियुक्त करते हैं जो लोगों को राइटियस वे ऑफ लिविंग का जरिया दिखाएं। सो बहुत मेजर फिगर अगर बुद्धिज्म के स्प्रेड की बात करें बियॉन्ड इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो नेक्स्ट, एन आर्कियोलॉजिस्ट हु प्रमोटेड इन सीटू प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड वॉज अगेंस्ट द टेकिंग अवे ऑफ एंशिएंट स्ट्रक्चर। इस आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि जो भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है लाइक सांची का स्तूप है उसकी इन सीटू प्रिजर्वेशन होनी चाहिए। इन सीटू मतलब जहाँ पे वो पाया गया है वहीं पे उसको प्रिजर्व करो, ऐसा नहीं कि उधर से उठा के हमने कहीं किसी म्यूजियम में रख दिया, ठीक है। एंड ये चीज़ें आप जब सैंक्चुरी वगैरह हम देखेंगे तो भी होता है। सैंक्चुरी में एक होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जू में क्या होता है कि हमने जानवर को लाया एंड वहाँ पे फिर उनको बंद करके रख दिया, वो भी एक तरीके का प्रिजर्वेशन है। बट सैंक्चुरी में क्या होता है, जहाँ पे लेट सपोज एक खास प्रकार की मोर की प्रजाति है, उनको प्रिजर्व करना, उनको बचा के रखना है। तो एक काम तुम लोग ये कर सकते हैं कि उनको चिड़ियाघर ले आए। दैट विल बी इंटायरली डिफरेंट एनवायरनमेंट, पता नहीं उसमें एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो जो मोर है वो जिस इलाके में पाया जाता है, लेट सपोज उत्तराखंड के किसी जंगल में पाया जाता है, उस जंगल को हमने डिमार्केट कर दिया फेंस से ताकि कोई आदमी आ ना सके, एंड उसको और बढ़िया बना दिया, जंगल को उपयुक्त बना दिया मोरों के लिए। एंड ऑफिशियल्स नियुक्त कर दिए ताकि इनके प्रिजर्वेशन जारी रहे। एंड सभी जानवरों के प्रिजर्वेशन जरूरी है क्योंकि हर एक आदमी अपना रोल प्ले करता है। नॉट आदमी मतलब हर एक जो क्रिएचर है वो नेचर में अपना रोल प्ले करता है। कोई भी क्रिएचर आप ऐसा ना समझे कि बिना पर्पस के यहाँ पे भेजा गया है। सो ये इनका कहना था चचकोल का कि हमें कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं है एशियंट स्ट्रक्चर को, जहाँ पे वो मिलते हैं वहीं पे उनको प्रिजर्व करो। तो दैट वाज बेसिकली एच कोल। ये कॉन्टेक्स्ट है अमरावती स्तूप का। अमरावती स्तूप जब मिला बहुत ज़्यादा ही भव्य एंड बहुत अच्छी अच्छी कार्विंग की गई थी। तो वहाँ के ऑफिशियल्स को लगा कि भाई कोई से चोरी ना करके ले जाए, तो बहुत सारे दीवारों मार्बलों को वो लगाने लगे अपने हवेलियों में। एच कोल ने कहा था कि ये लोग बहाना दे रहे प्रिजर्वेशन का बस, और अगर सही में प्रिजर्वेशन चाहते भी है तो इनको इन सिटू प्रिजर्वेशन करनी चाहिए। ये अपने घरों में अगर लगाना शुरू कर देंगे, ये म्यूजियम्स में रखना शुरू कर देंगे, फिर इसको सही से प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। Now the next character, an sculpture used in Sanchi स्तूप and it is believed to be the symbol of auspiciousness। और ये एक स्कल्पचर है, मूर्ति है जिसको सांची के स्तूप में यूज़ किया गया है, मे बी लगाया गया होगा। एंड इसको सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस मानते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्कल्पचर लाइक गजलक्ष्मी हो गया, शलभंजिका हो गया, एलिफेंट हो गया। तो एलिफेंट को तो विजडम का सिंबल मानते थे। ऑस्पिशियसनेस पवित्रता का सिंबल, प्योरिटी का सिंबल किसको मानते थे? शलभंजिका को। आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। नेक्स्ट, ये भी एक स्कल्पचर है जो कि सांची के स्तूप में यूज किया गया है एंड ये माना जाता है कि ये गुड फॉर्चून, गुड लक का सिंबल है, धनाढ़ का सिंबल है। तो वी ऑल नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्कल्पचर। गजलक्ष्मी, जो आपने देखा भी होगा, सरपेंट सांपों पे घिरी हुई है एंड कहा जाता है कि प्रोबेबली सांपों पे नहीं, सरपेंट तो अलग है। गजलक्ष्मी एक देवी होती है, इनके चारों तरफ वो जो हाथी है उनको दर्शाया गया। सो इट इज़ बिलीव्ड कि अगर इनको लगाया गया घर के बाहर तो जो धन धान्य है वो घर में आते हैं। इसीलिए सांची के स्तूप के तोरण द्वार पे गजलक्ष्मी को भी लगाया गया था एंड शलभंजिका को भी यूज़ किया गया था बिकॉज इट वॉज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस। तो ये हमारे सारे थे चौथे चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब आते हैं छठे चैप्टर की ओर, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस की ओर। इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की लिस्ट में सबसे पहला कैरेक्टर है, ये एक अलवर संत है एंड ये अपने आप को विष्णु की प्रेमिका मानती थी। तो ऑब्वियसली ये कोई फीमेल होंगी एंड दो ही संतों के बारे में यहाँ पे ज़्यादा बताया गया फीमेल संत, एक तो करियक्का लंबियार, एक अंडल। तो अंडल ही है वो जो अलवर सेंट थी एंड जो विष्णु का बेलावट खुद को मानती थी। नेक्स्ट नायनार सेंट, ये एक नायनार सेंट है एंड इन्होंने बहुत एक्सट्रीम पेनास किया, घोर तपस्या की एंड ऑल्सो चैलेंज्ड द पैट्रियार्कल नॉर्म्स ऑफ फेमिनिन ब्यूटी। अपने आप को तपा दिया, पूरी तरीके से गला दिया। एंड जैसा पुरुष प्रधान जो समाज है वो मानता था कि महिलाओं को सज संवर के रहना चाहिए, महिलाओं को हमेशा श्रृंगार करना चाहिए, महिलाओं का काम है रिझाना पुरुषों को। तो इन चीज़ों को तोड़ फोड़ के रख दिया
शी चैलेंज द पैट्रियार्कल नॉर्म्स ऑफ फेमिनिन ब्यूटी। उनके इनसे रिलेटेड एक एग्जर्प्ट भी है, सोर्स भी है इसमें। वो अपनी ब्यूटी का वर्णन कर रही है कि मेरे जो बाल है वो पूरे बिखरे हुए हैं, मेरा जो स्टमक है वो मेरे वेस्ट से करेक्ट मतलब जुड़ रहा है, इतना ज़्यादा मैं एक्सट्रीम पेनास करती हूँ और खाने पर नहीं ध्यान देती हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली द डिफाइंग ऑफ पैट्रियार्कल नॉर्म्स रिगार्डिंग फेमिनिन ब्यूटी, कि ज़रूरी नहीं कि एक महिला है तो मुझे श्रृंगार करना ही चाहिए, पुरुषों को रिझाना ही चाहिए। सो करियक्कल अमियार है वो बहुत ज़्यादा ये रेवर की जाती है। करियक्कल एक जगह है पौंडीचेरी के आसपास, एंड अमियार मतलब गॉडेस, तो ये गॉडेस ऑफ करियक्कल मानी जाती है। इनका मंदिर भी है तमिलनाडु में। नाउ अगला जो कैरेक्टर है दैट इज चोलाडुलर। ये एक चोला शासक थे एंड इन्होंने कुछ नायनार संतों के मेटल इमेज को कॉन्सेक्रेट करा, वहाँ पे स्थापित करवाया। एक शिवा टेम्पल था वहाँ पे, नायनार संत, एंड जितने भी नायनार संत थे वो शिवा के डिवोटी हुआ करते थे, जितने भी अलवर संत थे वो विष्णु के डिवोटी हुआ करते थे। सो ये जो चोलाडुलर है इन्होंने नायनार संतों के मेटल इमेज को, मूर्तियों को शिवा टेम्पल में लगवाया, एंड दैट चोलाडुलर वॉज पड़ंतका वन। एंड किन नायनार संतों के मूर्तियों के लगाया गया था, तो अपार करके एक नायनार संत है। 3 बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो करियक्कल अमियार को आपने देख लिया, सब में सबसे ज़्यादा फेमस। उसका 3 पुरुष मेल आपके सेंट है जो कि अपार होगा। देन हमारे पास है सांबंदर, एंड उसके बाद आते हैं हमारे पास सुंदरार। तो इन तीनों के मेटल इमेज को उन्होंने लगवाया एक शिवा टेम्पल में, एंड फिर उनकी पूजा की जाती थी। नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ लिंगायत ट्रेडिशन। उन्होंने जो पुराने हिंदुज़म के पाखंड थे उनको क्रिटिसाइज कर, आलोचना की, एंड ऑल्सो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रमोट किया एंड पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को प्रमोट किया। ऐसा माना जाता था कि महिलाओं की जो शादी है वो प्यूबर्टी अटेन करने से पहले कर देनी चाहिए, क्योंकि प्यूबर्टी अटेन करने के बाद वो उस पीरियड के लिए, जो एक पीरियड आता है एडोलसेंस का, उस पीरियड में वो शायद इम्प्योर हो जाती, प्रोबेबली दैट वाज द आइडियोलॉजी। तो और फिर इनकी शादी 13-14 वर्ष से पहले कर दी जाती थी। लेटेस्ट उनकी शादी जो है अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र में, आई डोंट थिंक ऐसा क्लियर वर्णन है, बट लोग ऐसा मानते थे कि टीन्स खत्म होने से पहले, यानी कि 19 साल से पहले उनकी शादी हो जानी चाहिए लेटेस्ट। वैसे तो पोस्ट मतलब प्यूबर्टी से पहले ही हो जाए, प्री प्यूबर्टी मैरिज हो जाए, लेकिन वीरशैव ट्रेडिशन के लोगों ने इस पाखंडों को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि विधवा पुनर्विवाह भी होना चाहिए, एंड अगर कोई महिला पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो ज़रूरी नहीं कि उसका जो ब्याह है वो प्यूबर्टी अटेन करने से पहले ही हम लोग करवा दें। सो दिस फिलॉसफी वॉज प्रीच्ड बाय बसावना लिंगायत ट्रेडिशन को फाउंड करता है, जिसको वीरशैव ट्रेडिशन भी कहा जाता है। एंड वो बहुत ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उस ज़माने में जितने भी हिपोक्रेसी एंड वेस्टेज रिलेटेड चीज़ होती थी, इससे रिलेटेड एक सोर्स भी है जहाँ पे कह रहे हैं कि एक सांप जो मंदिर में अगर जिसकी मूर्ति होती है तो सारे लोग उसको जाके दूध चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन वही सांप अगर ओरिजिनल रियल लाइफ में आ जाए तो उसको मारते हैं, दूध पिलाने तो दूध के बाद भगाते हैं उसको। सो ये कहाँ का ये नियम है, जब वो रियल में आपके सामने आता है तब तो आप उसको मार के भगा देते हो, एंड जब वो मंदिर में उसकी मूर्ति बनी होती है उसको आप दूध चढ़ाते हो, जो कि खा भी नहीं सकता, दूध को पी भी नहीं सकता। सो दैट वाज द फिलॉसफी ऑफ बसावना। नेक्स्ट, एन अरब जनरल, ये एक अरब के जनरल थे, जनरल मतलब आर्मी कमांडर थे, एंड ये कॉन्कर करते हैं सिंध को, एंड ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक रूल। तो वी ऑल नो द नेम मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 और 13 AD के आसपास सिंध को कॉन्कर करेंगे एंड इस्लामिक रूल की वहाँ से स्थापना की जाएगी। नाउ द नेक्स्ट पर्सनैलिटी दैट वी हैव इज, उससे रिलेटेड कुछ क्लू है, इंट्रोड्यूस्ड चिश्ती सूफिज्म इन इंडिया एंड मोस्ट रेवर्ड सूफी सेंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ये चिश्ती सूफिज्म, चिश्ती सिलसिला जो है उसको प्रोजेनेट करते इंडिया में, अवगत करवाते हैं इंडियंस को, एंड ही इज़ द मोस्ट रेवर्ड सेंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जितने भी सूफी संत इंडिया में उनमें सबसे ज़्यादा, ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पूरे महाद्वीप में सबसे ज़्यादा इज्जत, सबसे ज़्यादा जो रेवरेंस है, श्रद्धा है, लोग इन्हीं के प्रति रखते हैं। तो वी ऑल नो द नेम कि किसके यहाँ लोग जाने को मरते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज। द दरगाह इज लोकेटेड इन अजमेर, एंड ख्वाजा गरीब नवाज हम लोग कहते हैं किनको है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। सो करेक्ट आंसर विल बी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद हमारे पास जो अगली पर्सनालिटी है, अ नोटेबल सेंट ऑफ चिश्ती सिलसिला, ये बहुत प्रसिद्ध संत थे चिश्ती घराने के ही, एंड हिज खानका वॉज लोकेटेड इन ग्यासपुर। उनका जो खानका था वो ग्यासपुर में लोकेटेड था। ग्यासपुर दिल्ली के आसपास पड़ता है आज के, एंड वो अमीर खुसरो के मुर्शिद हैं, मतलब मास्टर हैं, टीचर हैं। तो वी ऑल नो कि जो टीचर और स्टूडेंट की जोड़ी थी अमीर खुसरो के साथ किनकी थी, निज़ाम की थी। निज़ाम के बहुत प्रिय डिसाइपल थे, बहुत डियरेस्ट, बहुत ज़्यादा अजीज़ डिसाइपल में से एक माने जाते हैं। एंड निज़ाम का ही जो खानका है वो गयासपुर में लोकेटेड था, एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस है। निज़ाम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है, बाकी जितने भी सब आला थे, स्पिरिचुअल मास्टरी की बात करें तो कोई एक दूसरे से कम नहीं था, लेकिन इनको इतना ज़्यादा रेवर्ड इसलिए किया जाता है बिकॉज इन्होंने क्या करा, अपने यहाँ जितने भी दरवेश थे, जो इनके स्टूडेंट थे, उनकी अच्छी तरबियत की, एंड उनको फिर अलग अलग जगहों में भेजा कि आप जाके इस्लाम का प्रचार प्रसार करो, आप जाके सूफिज्म का प्रचार प्रसार करो।
तो अगर इस्लाम फैला है साउथ इंडिया में जाके, चिश्ती सूफिज़म फैला साउथ इंडिया में जाके, तो निज़ामुद्दीन औलिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। देन नेक्स्ट पर्सनालिटी या मुगल एम्पायर, एक मुगल एम्पायर है एंड इन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह को 14 बार विजिट किया था एंड 1568 में एक विजिट के दौरान इन्होंने एक देग भी डोनेट किया। देग मतलब बहुत बड़ी कढ़ाई। आज भी जब आप दरगाह में जाएंगे गरीब नवाज के या मोइनुद्दीन चिश्ती कह लें, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा लंगर लगता है, खिचड़ी पड़ोसी जाती है डेली वहाँ पे। तो वहाँ पे जो कढ़ाई इतनी बड़ी बड़ी है कि लोग सीढ़ी लगा के उसमें उतरते हैं एंड खाना निकालते हैं। तो उसी में से एक कढ़ाई इस एम्पायर ने डोनेट की थी एंड वी ऑल नो द नेम ऑफ दैट एम्पायर, अकबर बादशाह, दीन ए इलाही को शुरू करने वाला। देन नेक्स्ट इज सुल्तान ऑफ मालवा, मालवा के सुल्तान थे एंड इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉम्ब ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, कि इन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती का जो टॉम्ब है उसके कंस्ट्रक्शन को इनिशिएट किया, शुरुआत की। कब्र तो तभी बनाई गई होगी जब इनका देहांत हुआ होगा, लेकिन देहांत होने के बाद जो पूरा अभी दरगाह का कॉम्प्लेक्स देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत इन्होंने की थी एंड वी नो द नेम कि ये गयासुद्दीन खिलजी थे जिन्होंने इस कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की। सो नाउ द नेक्स्ट पर्सनैलिटी इज मुगल प्रिंसेस। ये एक मुगल प्रिंसेस, एक मुगल राजकुमारी हैं एंड शी इज़ द ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो बायोग्राफी है उसको इन्होंने लिखा है। आपको शायद नाम भी पता होगा, उस बायोग्राफी का नाम है मुनिस अल आखा, प्रोनाउंस करते हैं आखा, ये है वैसे ARWH। तो वी ऑल नो द नेम जहानारा बेगम, जो कि शाहजहां की लड़की थी एंड इनको पातशाह बेगम भी कहा जाता था। सो पावरफुल इन द मुगल एम्पायर। दारा शिकोह की ये अपनी बहन थी। दारा शिकोह कॉम्पिटिटर थे औरंगजेब के, बाद में उनको मार दिया जाता है एंड औरंगजेब बिकेम द मुगल एम्पायर। उसके बाद अ मिडाइवल लिटरेचर, एक साहित्यविद थे, साहित्य से जुड़े कामों को करते थे एंड उन्होंने पद्मावत की रचना की है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये। एंड कुछ समय पहले जब पद्मावत मूवी रिलीज हुई थी, आई थिंक 4 साल पहले, तो ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में थे। तो वी ऑल नो द नेम ऑफ दैट पर्सनालिटी। जो भी नाम आपको पता है आप प्लीज़ चैट बॉक्स में हमें बताएं। वी वांट टू नो कि आप में से कितने लोग इन क्लूज को देख के, इन क्लूज को समझ के उस पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो। सो दिस पर्सनालिटी इज़ मलिक मोहम्मद चैसी, एक लिटरेटर थे एंड एक उन्होंने लव स्टोरी लिखी थी पद्मावत, जो कि मेवाड़ के राजा रतन सेन और रानी पद्मावती के ऊपर थी। बीच में अलाउद्दीन खिलजी का भी इसमें इंटरफेरेंस है। देन द नेक्स्ट पर्सनालिटी अ फेमस पर्शियन पोइट, एक बहुत फेमस पर्शियन पोइट थे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्शियन पोइट। इनके बारे में जितनी चीज़ें कही जाए उतनी कम है। निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे फेवरेट डिसाइपल थे। ये गज़ल के इंट्रोड्यूसर है, इन्होंने गज़ल के इंट्रोड्यूसर नहीं, ये कवाली के इंट्रोड्यूसर है। कवाली जो आज आप सुनते हैं ना, चाहे नुसरत फ़तेह अली खान की कवाली हो या साबरी ब्रदर्स की कवाली हो, तो कवाली जैसे कॉन्सेप्ट को, म्यूज़िक के कॉन्सेप्ट को इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड कवाली में एक टर्म होता है कॉल करके, जो कवाली के शुरू में और अंत में गाया जाता है, वो भी इन्हीं की देन है। तो वी ऑल नो द नेम अमीर खुसरो एंड आपने शायद एक छाप तिलक करके गाना है, बहुत सारे लोग आजकल सुन भी रहे हैं। तो छाप तिलक आप कभी कोक स्टूडियो का सुनिएगा, वो राहत फ़तेह अली खान एंड एक वहाँ पे फीमेल प्लेबैक सिंगर है, forgetting the name of that singer, वो इतना बढ़िया गाया गया है। एंड दैट छाप तिलक was written by अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो की रचना है, वो निज़ाम के प्रति अपना डिवोशन दिखा रहा है उस गाने में। नाउ द नेक्स्ट पर्सनालिटी ऑफ दिस चैप्टर, एक निर्गुण संत है ये, जो फॉर्मलेस गॉड के वर्शिप में बिलीव रखते थे एंड इन्होंने आइडल वर्शिप को क्रिटिसाइज़ किया कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने पॉलीथीज्म को क्रिटिसाइज़ किया कि अलग अलग भगवानों या अलग अलग गॉड की जो पूजा करते हैं वो उनको क्रिटिसाइज़ किया, आलोचित किया। देन शी ऑल्सो प्रमोटेड द ब्रदरहुड बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। वी ऑल नो द नेम कि हिंदू और मुस्लिम के बीच भाईचारे का संदेश किन्होंने दिया। रिचुअलिज्म को किन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। रिचुअलिज्म मतलब कि आप ये सैक्रिफाइस करो, यहाँ पे ये करो, वहाँ पे वो करो। तो कबीर वॉज ऑलवेज अगेंस्ट ऑल दिस थिंग्स। कबीर वॉज ऑलवेज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, ही वॉज ऑलवेज अगेंस्ट पॉलीथिज्म एंड अबव ऑल ही वॉज अ निर्गुण संत। मतलब ये निर्गुण भक्ति पे फोकस करते थे, एम्फेसाइज करते थे कि हमें ऐसे भगवान को पूजना चाहिए, भगवान फॉर्मलेस है, निराकार है। नेक्स्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर, एक स्पिरिचुअल मास्टर है एंड कहा जाता है कि ये कबीर के गुरु भी थे। तो स्पिरिचुअल मास्टर तो होंगे अगर कबीर के गुरु है तो। यहाँ पे द मेन फोकस पॉइंट इज कंसिडर टू बी द टीचर ऑफ कबीर, की ये कबीर के टीचर माने जाते हैं, मास्टर माने जाते हैं। टीचर नहीं कहें, यहाँ पे गुरु कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। वो कबीर को कोई चीज़ सिखाते नहीं है, बेसिकली वो गुरु थे, उंगली पकड़ के चलाते हैं। गुरु और टीचर में फ़र्क होता है। तो आई थिंक द करेक्ट आंसर विल बी रामानंदा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि रामानंद जो है वो कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट, फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म प्रीच द निर्गुण भक्ति एंड क्रिटिसाइज रिचुअलिज्म। इन्होंने भी रिचुअलिज्म जो प्रथाएं होती है इनको क्रिटिसाइज किया, चाहे हिंदुज़म की हो, इस्लाम की हो
एंड निर्गुण भक्ति को प्रीच किया कि भगवान फॉर्मलेस है. एंड अबव ऑल ही वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म. तो वी ऑल नो हु वॉज द पर्सन इज बाबा गुरु नानक. तलवंडी में जन्म हुआ एंड जो आज का आपका नानकाना साहिब देखते हैं शायद वहाँ पे जन्म हुआ है. एंड करतारपुर में जो हमारा कॉरिडोर है, करतारपुर कॉरिडोर जो पाकिस्तान में पड़ता है, कॉरिडोर बनाया गया बेसिकली टू कनेक्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, वहाँ पे शायद इनका देहांत हुआ है करतारपुर में. अब आगे का चले 16th नंबर पर्सनालिटी ऑफ दिस चैप्टर, 5th गुरु ऑफ सिखों के 5वें गुरु हैं. एंड इन्होंने आदि ग्रंथ साहिब कंपाइल किया जिसमें बाबा गुरु नानक के हाइम्स शामिल है, जिसमें बाबा फरीद, जिनको अगर पूरा नाम कहे तो फरीदुद्दीन काकी, शेख फरीदुद्दीन काकी, जो कि हमारे चिश्ती सूफीज़म के बहुत बड़े संत हैं, उनके हाइम्स शामिल है. कबीर दास के हाइम्स शामिल हैं. फिर रायदास करके संत थे, रायदास कहते हैं, रविदास भी कहते हैं, वो भी वाराणसी से बिलोंग करते थे, तो उनके भी हाइम्स, उनके भी दोहे उसमें शामिल है आदि ग्रंथ साहिब में. तो वी ऑल नो द नेम हु कंपाइल्ड दिस ग्रंथ. 5th गुरु ऑफ सिख्स वाज गुरु अर्जन देव. नाउ नेक्स्ट पर्सनैलिटी इज कि ये 10वें गुरु थे सिखों के, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब कंपाइल किया. आदि ग्रंथ साहिब के में गुरु अर्जन देव के बाद जितने भी गुरु आते हैं उनके हेम्स को डाल दिया, तेग बहादुर के हेम्स को डाल दिया. एंड देन जो आदि ग्रंथ साहिब है उसका नाम बदल के इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब कर दिया. एंड इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की भी स्थापना करी. खालसा पंथ वॉज बेसिकली अ मिलिटराइजेशन ऑफ सिख कल्ट, कि हमें अब ज़रूरत है अपने आप को सशक्त करने की भी. स्पिरिचुअलिज्म के साथ साथ हमें मिलिट्री टैक्टिक्स पे भी फोकस करना चाहिए, तभी हम लोग इस पूरे माहौल में रह पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे. तो दिस वाज डन बाय गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु. एंड इसके बाद उन्होंने गुरुशिप ख़त्म ही कर दी. कहा कि गुरुशिप अब 2 चीज़ों में रहेगी, पंथ और ग्रंथ. तो जब भी आप गुरुद्वारा जाते हैं तो वहाँ किसी मूर्ति को नहीं पूजा जाता, वो गुरु ग्रंथ को पूजते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को पूजते हैं, होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म. नेक्स्ट प्रिंसेस ऑफ मेड़ता, वो मेड़ता की प्रिंसेस थी एंड कृष्णा की बहुत बड़ी डिवोटी थी. एंड कहा जाता है कि जिस रविदास संत का भी हमने नाम लिया, जो जिनके दोहे आदि ग्रंथ साहिब में भी कंपाइल्ड है, या गुरु ग्रंथ साहिब भी कहें, क्योंकि आदि ग्रंथ साहिब में ही हमने बाकी जो गुरु अर्जन देव के बाद जितने भी सिख के गुरु आए उनके हाइम्स को शामिल कर दिया, तो वो गुरु ग्रंथ साहिब हो गया. तो जिनके दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है, तो रायदास, उनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उनके डिसाइपल थी ये. तो प्रिंसेस ऑब्वियसली कोई फीमेल ही होंगी. सो द फीमेल इज मीराबाई की शादी हुई थी मेवाड़ घराने में राणा सांगा के लड़के से. इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद शी बेसिकली बिकेम अ मंक. एंड उसके बाद ये भक्ति में डूब जाती है. वैसे पहले भी इनको शादी करने का कोई ज़्यादा शौक नहीं था, कृष्ण की डिवोटी बहुत बचपन से रहती है. दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर. अब अगर आगे बढ़े तो जो लास्ट चैप्टर है हमारा, एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर, उसके कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं. हालांकि इस चैप्टर में बहुत कम ही ऐसे कैरेक्टर है जो इंपॉर्टेंट है, बट जो भी है उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है. पहले कैरेक्टर, द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया एंड डिस्कवर्ड द रून्स ऑफ हम्पी, कि उन्होंने हम्पी के अवशेषों को खोजा. एंड हम्पी के ऊपर जो पहला सर्वे मैप है, कहाँ पे क्या लोकेटेड है, वो इन्होंने तैयार किया. हालांकि वो प्रॉपर और एक्यूरेट तो नहीं था, लेकिन एक बेसिस तो दे गया ना आने वाले रिसर्चर्स के लिए. तो दैट वाज कॉलिन मैकेंजी. 1800 के अराउंड वो डिस्कवर करते हैं हम्पी के रूइंस को. एंड बहुत बड़े सर्वेयर थे, इंजीनियर भी थे, कार्टोग्राफर, नक्शे का इनको बहुत बड़ा ज्ञान था. तो ये उसका इस्तेमाल करके एंड हम्पी के जो लोकल प्रीस्ट वगैरह हैं, लोकल फैमिलीज, उनसे पता करके बहुत ज़्यादा मेहनत की. एंड देन ओनली बिकॉज ऑफ हिम कि लोग जो है आज हम्पी के बारे में जानते हैं, विजयनगर एम्पायर के बारे में जानते हैं. नेक्स्ट पर्सनालिटी, फाउंडेड विजयनगर एम्पायर इन 1336 एंड फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, की इन्होंने विजयनगर एम्पायर की स्थापना करी 1336 ईस्वी में. एंड ये पहले रूलर माने जाते हैं. तो वी ऑल नो द नेम हरियर राय. इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी. तो दूसरी जो पर्सनालिटी है, तीसरी पर्सनालिटी इस चैप्टर की, फाउंडेड विजयनगर एम्पायर इन 1336 एंड द सेकंड रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर. तो हरियर के जो भाई है, जिनके साथ हरियर ने मिलकर इस विजयनगर एम्पायर को स्थापित किया था, वो हमारे सेकंड रूलर बनते हैं. एंड द नेम वॉज बुक्का राय. पहले रूलर हरियर, क्योंकि ये बड़े थे. देन द सेकंड रूलर वॉज बुक्का राय, जो छोटे. दोनों भाइयों ने मिलकर इस एम्पायर को स्थापित किया था. Now the next personality, the most famous ruler of Vijayanagar Empire, defeated the rulers of Odisha. ओडिशा के रूलर्स को हराया. सुल्तान ऑफ बीजापुर जो इस्माइल आदिल शाह, उनको हराते हैं. रायचूर दोआब जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच की ज़मीन है, उसको जीतते हैं. अमुक्त मल्लड़ के ऑथर हैं, अष्टदिग्गज जिनके दरबार में रहते थे. जो ईस्टर्न गोपुरम आप विरूपक्ष टेम्पल में देखते हो, उसको इन्होंने बनवाया था. बहुत कंप्लीट पर्सनालिटी. एंड अगर ऐसा कहा जाए कि मिडावल इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हस्ती पूरे हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट के जितने भी रूलर हुए थे, तो गलत नहीं होगा. एंड एक टाइटल भी इन्होंने लिया था, द एस्टैब्लिशर ऑफ यमन किंगडम. जब इन्होंने एक डिस्प्यूट अराइज हुआ था दक्खन सल्तनत में सक्सेशन को लेकर, तो इसको जब इन्होंने सॉल्व किया, उत्तराधिकार को लेकर जो इशू था, तो इन्होंने टाइटल लिया द एस्टैब्लिशर ऑफ यमन किंगडम. मतलब कि यमनों का हमने साम्राज्य बसाया है उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करके. सो वी ऑल नो द नेम की वन एंड ओनली कृष्ण देव राय, द लॉर्ड ऑफ साउथ.
देन फाउंडर ऑफ अरविंदो डायनेस्टी, ये अरविंदो डायनेस्टी के फाउंडर है, मतलब जो 4 डायनेस्टी आई है, संगम, सलुव, संगम के बाद आता सलुव के बाद आता, एंड जितने भी क्लूज से आप जो भी पता लगा पा रहे हैं आप उनको चैट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। सलुव के बाद आता तुलुव, एंड तुलुव के बाद अडिविडु। तो अडिविडु डायनेस्टी के फाउंडर हैं, ये पहले रूलर तो नहीं कह सकते, बट इनके ज़माने में संगम डायनेस्टी के रूलर थे, सॉरी तुलुव डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे सदाशिव राय। तो सदाशिव राय वाज द ऑफिशियल रूलर, बट सारी की सारी जो पावर है वो इन्हीं के हाथों में थी, एंड इन्हीं की वजह से बैटल ऑफ तालीकोटा होता है। हालांकि वो उस बैटल में विजयनगर की आर्मी को लीड भी करते हैं, विजयनगर की आर्मी डिफीटेड रहती है उस बैटल में, एंड इनको मार दिया जाता है। सो द पर्सनालिटी इज रामाराय, एंड इनका जो पूरा नाम है दैट इज आलिया रामाराय। आलिया एक टाइटल है जो कि जमाइयों पे लगाता है, तो रामाराय जो है वो कृष्णदेव राय के जमाई थे, सन इन लॉ थे। एंड जब उनकी डेथ होती है उसके बाद जो सक्सेशन था इनमें इन्होंने फिर इंटरफेयर किया, एंड जो रूलर थे उनको पपेट बना लिया सदाशिव राय को, एंड फिर डी फैक्टो रूलर के तौर पे वहाँ पे रूल करते थे। जितने भी पर्सनालिटी आप देख रहे हैं सबसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन बनाया अपने सैम्पल पेपर में। जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, चाहे वो आलिया रामाराय हो, चाहे वो कृष्णदेव राय हो, चाहे वो फर्नैंडो नुनीज हो, चाहे वो कॉलिन मैकेंजी हो, जॉन मार्शल हो, जहानारा बेगम हो, मोइनुद्दीन चिश्ती हो, सबके ऊपर हमने प्रॉपर क्वेश्चन सैम्पल पेपर में बनाए हैं। बहुत कम प्राइस पे अवेलेबल होंगे। इसके अलावा वी विल रिलीज अ सैम्पल, अगर हमने 10 पेपर बनाया तो उसका एक पेपर विथ एक्सप्लेनेशन एंड एक शॉर्ट नोट्स के साथ आपको दिया जाएगा। बाइलिंगुअल है, जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो भी खरीद सकते हैं। आप प्रमोट भी करें कि भाई ये बाइलिंगुअल पेपर है तो खरीदे, ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए ताकि उनको बेनिफिट्स मिल सके टाइम पे। सो आई थिंक दिस इज द होल पैकेज वी आर गिविंग इन अ सैम्पल पेपर। नेक्स्ट पर्सनालिटी, एम्बेसडर ऑफ पर्शिया इन द विजयनगर कोर्ट के विजयनगर के दरबार में पर्शिया फारस के एम्बेसडर थे, दूत थे, एंड वो बहुत इंप्रेस्ड थे विजयनगर एम्पायर के फोर्टिफिकेशन से, बहुत इंप्रेस्ड थे। उन्होंने फोर्टिफिकेशन का जिक्र भी किया है कि 7 लाइन थे फोर्टिफिकेशन के, एंड उन्होंने देखा कि खेतों और जंगलों को भी फोर्टिफाई किया जा रहा है, बोली बिकॉज कि कभी अगर सीज हो, दूसरे देश की आर्मी या दुश्मन की आर्मी अगर सीज करे, घेराबंदी करे, तो हमारे अंदर फूड शॉर्टेज ना हो जाए, स्टारवेशन से लोग मरे ना। तो जिस बार अब्दुल रज़ाक हमारे पर्शिया से आए हैं, एंड फिर अफनासी निकेतिन है रशिया से आए हैं, फिर हमारे पास एक और डिकोली डिकॉन्टी इटली से आए हैं। बाकी उसके बाद जितने भी ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो फर्नैंडो नुनीज हो, दुआर्ते बारबोसा हो, डोमिंगो पेस हो, ये सारे ही हमारे पोर्चुगल से आए हैं, पुर्तगाल से आए हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी, अ ट्रैवलर ऑफ 16th सेंचुरी फ्रॉम पोर्चुगल से आए थे ये 16वीं शताब्दी के। अब्दुल रज़ाक बाय द वे 15वीं शताब्दी के, 15th सेंचुरी के। रोट अ गुड डिस्क्रिप्शन अबाउट विजयनगर एम्पायर इन हिज टेक्स्ट की, इन्होंने अपने टेक्स्ट में, किताबों में, अपने रिसर्चेस में बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया है, विवरण दिया विजयनगर एम्पायर का, एंड इन्होंने टाइटल भी दिया विजयनगर सिटी को। एक तो एम्पायर था, एक सिटी थी, तो नॉट विजयनगर एम्पायर, विजयनगर सिटी। इन्होंने विजयनगर सिटी को टाइटल दिया बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, विजयनगर एम्पायर की राजधानी ही विजयनगर सिटी थी। बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद फिर वो शिफ्ट होकर आपका पेनुकोंडा, फिर चंद्रागिरी बन जाता। तो इसके बाद तो एम्पायर पूरी तरीके से नेस्तनाबूद ही हो चुका था। तो दिस वॉज डोमिंगो पेस, जो कि एंड एक और फीचर है इनका, इन्होंने जब विजयनगर सिटी को पूरी तरीके से एनालाइज किया तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। एंड ही ऑल्सो कंपेयर्ड इट विथ द सिटी ऑफ रोम। उन्होंने कहा कि रोम के बराबर पूरी दुनिया में अगर कोई शहर है तो दैट इज़ द विजयनगर सिटी। सो दिस वॉज ऑल इन दिस चैप्टर। होप कि आपको इन सारी ही चैप्टर्स में, चाहे जो भी 7वें चैप्टर हो, 6ठा चैप्टर हो, 4था हो, 3रा हो, 2रा हो, एक पहला हो, जितनी भी पर्सनैलिटी है इनसे जुड़े जो भी क्लूज हमने दिए वो आपने समझ के जवाब दिया होगा चैट बॉक्स में। एंड होप कि ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी। जो भी लोग इसकी PDF की चाहत रखते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया इसके PDF का, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या ईजिली आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए। वहाँ पे आप एक तो क्वेरी हमसे आस्क कर सकते हैं कुछ भी, किसी भी टाइम पे, या तो मैं बता दूंगा या बाकी आयुष भाई बता देंगे, या जितने भी बच्चे हैं जो कि आपकी हेल्प के लिए वहाँ पे तत्पर है वो बता देंगे। वहाँ पे आपको PDFs वगैरह भी मिल जाएगी, आपको जो भी वीडियोस शेयर होती है उनकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, हमारे आने वाले प्लान्स एंड प्रोजेक्ट की भी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो इट विल बी वर्थ कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। बहरहाल अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो यू कैन ईजिली डाउनलोड द PDF ऑफ दिस सेशन by the link given in the description below. Thank you for watching. Have a great day and do share this video. आपको अगर लगता है कि ये चीज़ें नहीं बनाई जा रही YouTube पे एंड ये चीज़ें आएंगी, 3 से 4 क्वेश्चन तो सेक्शन B में रहेंगे इस टॉपिक से, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर से, ठीक है। एंड अगर यहाँ नहीं रहे तो ये चीज़ें आपको अलग अलग जगहों पे भी काम आएगी। लाइक आपको एक चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन दे दिया, वहाँ पे डोमिंगो पेस के बारे में लिखा है कि इन्होंने कहा कि फोर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया था, ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन। तो दिस इज़ द इनकरेक्ट, क्योंकि फोर्टिफिकेशन से सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड कौन था? अब्दुल रज़ाक। तो इसलिए ये चीज़ें एक तो आइडेंटिफाई द कैरेक्टर के तौर पे डायरेक्ट पूछी जा सकती है,
इसके अलावा ये चीज़ें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में भी आपसे पूछी जा सकती है। सो इट विल बी बेस्ट अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर क्लासमेट्स अबाउट द सैम्पल पेपर दैट वी आर लॉन्चिंग की बाइलिंगुअल होने वाला है। हमने एक्सप्लेनेशन ऐड किए हैं, हमने कोई भी क्वेश्चन टाइमलाइन या अदर बॉक्सेस से जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वहाँ से नहीं उठाया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एसोसिएट रीजन के क्वेश्चन बाय द वे मोस्ट एक्यूरेट बनाने की कोशिश की गई है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन हमने अच्छे डाले हैं, सोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल किया है, फिर एग्जर्ब्ड का अच्छे से इस्तेमाल किया, अरेंज द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा ही मेहनत हमने की है। सो डू शेयर दिस वर्ड, डू शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड आप उनको इन्फॉर्म भी करें जितना आपको हो सकता है, जितना इफ यू थिंक दिस चैनल शुड ग्रो देन प्लीज कंट्रीब्यूट इन दैट project. Thank you for watching. Have a great day.